मोज़ेज़ अराकीन, जनाब स्पीकर, जी नेक्स्ट क्वेश्चन मिस आलिया कामरान साहिबा जी, सवाल नंबर पढ़ें। अली मेम साहब जगह दें, ऑनरेबल मेंबर ने सवाल करना है। जी सर। क्वेश्चन नंबर 57। आंसर भी टेकन एज रेड, सप्लीमेंट्री पूछिए। जी मोहतरम, मेरे सवाल का उन्होंने बड़ा जो है डिटेल सर उन्होंने आंसर दिया है, लेकिन सर मैंने जहां पूछा कि 5 सालों के अंदर जो तमाम डिस्कोज हैं उनमें रिकवरी रेट कितना बढ़ा, तो सर वहाँ पे वजारत ने बड़े मुताद तरीके से खामोशी इख्तियार की है। तो सर इसको ज़रा इसका भी जवाब इनसे तलब कीजिए। और सर दूसरा ये कि क्या कैपेसिटी चार्जेस में मज़ीद कमी करने से मुतल्लिक जो IPPs के साथ जो है कोई जो नेगोशिएशन हो रही है उसका क्या नतीजा है, अगर हो रही है तो मतलब क्या नताइज कहाँ तक पहुँचे हैं। सर सर्कुलर डेट के ऊपर ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो उस तरह से नहीं बढ़ रहा, लेकिन उसमें इजाफा हो रहा है, यानी कि इतना बढ़ नहीं रहा लेकिन इजाफा तो फिर भी सर हो रहा है। मुकम्मल ख़त्म करने के लिए सर्कुलर डेट को सर इनके पास क्या तजवीज़ है। और सर यहाँ पर एक खामोशी उन्होंने बलूचिस्तान के हवाले से भी सर अपनाई है कि जहाँ पर उन्होंने सारी रिफॉर्म्स की बातें की हैं, तो बलूचिस्तान में उन रिफॉर्म्स से इनको क्या फ़ायदा, हमें क्या फ़ायदा पहुँच रहा है। शुक्रिया जी। जनाब आमिर तलाल खान साहब जी सर, ऑनरेबल मेंबर ने जो सर्कुलर ड्राफ्ट के बारे में फरमाया है कि इसमें कमी नहीं हुई, तो उस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि सर्कुलर ड्राफ्ट में पिछले साल से अगर आप इसका कंपैरिजन करें तो ये हमने डिटेल जवाब भी दिया है कि तकरीबन सर इसमें जो है सर्कुलर ड्राफ्ट में तकरीबन सर इसमें 600 से ज़्यादा का जो है वो इसमें कमी हुई है 1 साल के अंदर सर। दूसरा सर ये है कि जो इन्होंने क्वेटा के बारे में फरमाया है उस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ कर दूं कि कैस्को का इशू ये चल रहा है सर कि उसमें जो AT&N लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं सर, जिसकी वजह से उसके तकरीबन काफ़ी सारे इलाके जो हैं वो कैटेगरी 5 में लाए करते हैं, जिसकी वजह से ये है कि वहाँ पे जो है वो जो लोड शेडिंग का जो है ड्यूरेशन वो भी ज़्यादा है, और जो है उस पर जहाँ तक इफ़ेक्ट की बात कर रही हैं तो वो उससे से मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि 1 साल के अंदर तकरीबन जो है ये कोई 10 रुपये पर किलोवाट और का फ़र्क पड़ा है। थैंक यू जी। मिसेस शाहिदा बेगम साहब ऑन शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। जनाब मेरा क्वेश्चन भी इसी हवाले से है कि आए दिन हम सुनते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो एक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी जो है वो लेके आ रही है, दूसरे दिन फिर खबर लगती है, फिर कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, कोई और पॉलिसी आ जाती है। रिफॉर्म्स की तरफ हम कब जाएंगे? मेरा क्वेश्चन ये है कि कोई सस्टेनेबल पॉलिसी है? अवाम ने रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करके एक सोलर सिस्टम मुतबादल अपनी आसानी के लिए पैदा किए, अपने छतों को बदनुमा किया, पैसा ज़ाया किया। अब आ रहा है कि नेट मीटरिंग जो है वो ग्रॉस मीटरिंग में चेंज होगा और कोई 5 या 7 साल के बाद वो फिर ये सिस्टम फिर जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। जनाब स्पीकर, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तो हुकूमत बहुत बुलंद बांग दावे कर रही है कि हमने अवाम की रिफा के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये कौन सी रिफा है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर यूज़ कर रहे हैं उस पे भी ये कट लगा रहे हैं, उसकी कीमतें कम कर रहे हैं, तो आवाम को सुख का सांस
नसीब होगा कि नहीं? सर्कुलर डेट को कम करने के लिए आपको कैपेसिटी चार्जेस, IPPs के जो मुआहदात हुए हैं, जो कि बिल्कुल सरासर हम सुनते आ रहे हैं कि वो गलत मुआहदात थे, बजाय ये कि वहाँ पे कट लगाएं जो आवाम अपने सोर्सेज पे कर रहे हैं, वहाँ पे कट लग रहा है। दूसरी तरफ एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब हो रही है, तो इसके लिए सस्टेनेबल पॉलिसी कब आएगी? थैंक यू। आमिर तलाल खान साहब। ऑनरेबल मेंबर ने को 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि उन्होंने फरमाया है कि कोई सस्टेनेबल कोई पॉलिसी बनाई क्या गई है। तो इस सिलसिले में अर्ज़ करूं कि जो IGCEP प्रोग्राम है 2025 to 2035, इसमें इंशाल्लाह ताला जो हमारा जो है फोकस वो ये है कि इंशाल्लाह ताला 69% ऑफ द जो एनर्जी है जनरेशन वो रिन्यूएबल पे चली जाएगी, पहली बात। दूसरा इन्होंने ये फरमाया कि इनके दूसरा पार्ट ये था कि क्या इस जो IPPs के साथ मुआहदे हुए थे, जो उनके साथ नेगोशिएट हुए या टर्मिनेशन हुई है, तो उससे आवाम को क्या फ़ायदा हुआ है। तो उस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिन 5 IPPs के साथ मुआहदे टर्मिनेट हुए थे उनसे तकरीबन कोई 30 बिलियन की जो है वो सेविंग हुई है, और इसी तरह जिन IPPs के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रीनेगोशिएट किए गए उससे भी तकरीबन 30 बिलियन का फ़ायदा हुआ है। इसी वजह से आप देखें कि 21 साल के अंदर जो है ये 53 रुपीज़ पर किलोवाट आवर से जो है 42.28 किलोवाट आवर्स पे ये जो है वो चला गया। थैंक यू जी, शुक्रिया। क्वेश्चन आवर इज ओवर। लीव एप्लीकेशंस। Mr. Arbab Amir Ayub has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Nawabzada Mir Jamal Khan Resani has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Rana Latif has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Rana Irdat Sharif Khan has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Ms. Shamila Rana has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Ms. Asma Arbab Alamgir has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Ramesh Kumar Vankwani has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Iqbal Khan has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Ms. Iram Hamid has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Jam Abdul Karim Bichar has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Malik Shah has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Mr. Muhammad Mehboob Sultan has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. Ms. Sabah Sadiq has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. For information, Mr. Muhammad On Saqlain, Minister of State for Overseas Pakistanis and Human Resources Development, has informed that he would not be able to attend the session on 16th and 19th January 2026. जी, item number 3, calling attention notice, Mr. Anjum Akil Khan. Thank you, Janab Deputy Speaker Sahib. I invite attention of the Minister for Interior and Narcotics Control to a matter of urgent public importance regarding frequent furniture exposed in Islamabad without approval of the ICT administration, causing great concern among the public. जी, फरानाज़ अकबर साहिब हैं। I, on behalf of the Federal Minister for Education and Professional Training, would like to introduce a bill to amend the नहीं, Islamabad. ये calling attention notice है फराना साहब। नहीं, introduction of bill है मेरा. चले इसको वो उनकी रिक्वेस्ट आई है कि डेफर कर दें फिलहाल। जी, आइटम नंबर 4, मिनिस्टर इंचार्ज फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, उसको कौन आज? फरानाज़ साहिबा जी। I, on behalf of the Minister for Federal Education and Professional Training, to introduce a bill to amend the Islamabad Capital Territory Private Educational Institutions Registration and Regulation Act 2013, the Islamabad Capital Territory Private Educational Institutions Registration and Regulation Amendment Bill 2026. जी, a bill to amend the Islamabad
Capital Territory Private Educational Institutions Registration and Regulations Act 2013, the Islamabad Capital Territory Private Educational Institutions Registration and Regulation Amendment Bill 2026 stands introduced. Item number 5, Minister in charge, Cabinet Secretariat. ये मिनिस्टर नहीं आया, डेफर किया है जनाब. मिनिस्टर नहीं आया है, वो डेफर किया है. और प्रोसीडिंग्स होने दें और एजेंडा करने दें. प्लीज तशरीफ रखें, तशरीफ रखें. जी, ये आइटम नंबर 5, मिनिस्टर इन चार्ज कैबिनेट सेक्रेटरीट. कौन? जी, मेहदी साहब. Prevention of Unauthorized Use Act 1957, the Pakistan name of Bill Prevention of Unauthorized Use Amendment Bill 2026. A bill further to amend the Pakistan Names and Emblems Prevention of Unauthorized Use Act 1957, the Pakistan Names and Emblems Prevention of Unauthorized Use Amendment Bill 2026 stands introduced. Item number 6, Minister in charge, Cabinet Secretariat. जी, Sadiq Mehdi साहब. Cabinet Secretariat to introduce a bill to amend the Cannabis Control and Regulatory Authority Act 2024, the Cannabis Control and Regulatory Authority Amendment Bill 2026. Said bill stands introduced. Item number 7, Minister in charge, Cabinet Secretariat. Mehdi साहब का माइक खोलें. Bismillahirrahmanirrahim. On behalf of Minister in charge of the Cabinet Secretary to introduce a bill to amend the Archival Material Prevention and Export Control Act 1975, the Archival Material Prevention and Export Control Amendment Bill 2026. The said bill stands introduced. Item number 8, Sayyid Mustafa Kamal. हो गए अभी. आइटम नंबर 8 के लिए कौन? ये हमारे तारड़ साहब से क्या वो करें. जी, तारड़ साहब, काइंडली अगर आप पढ़ दें. ये आइटम नंबर 8 है, हेल्थ सर्विस रेगुलेशन कोऑर्डिनेशन. जी, माइक to खोलें. move जी. the following resolution, that the National Assembly resolves to extend the Pakistan Nursing and Midwifery Council Ordinance 2025, Ordinance number 9 of 2025, for a further period of 120 days with effect from 23rd January 2026, under proviso to subparagraph 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. Gee, now I put the resolution to the House. It has been moved that the National Assembly resolves to extend the Pakistan Nursing and Midwifery Council Ordinance 2025, 9 of 2025 for a further period of 120 days with 23rd January 2025 under proviso to subparagraph 2 of paragraph A of clause 2 of Article 89 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and consequently the resolution is adopted. Item number 9, Mr. Pulain, Chairman Standing Committee on Information and Broadcasting. Pulain साहब हैं. ये जी, अमीनुल हक साहब, आप मेंबर हैं इस कमेटी के, आप पढ़ दें.
I, thank you, Mr. Deputy Speaker. I, on behalf of the Chairman Standing Committee on Information and Broadcasting, to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Pakistan Electronics Media Regulatory Authority Ordinance 2002, the Pakistan Electronics Media Regulatory Authority Amendment Bill 2025. Yes, the said report stands presented. Item number 10. ये भी अमीन साहब आप पढ़ दें. I, on behalf of the Chairman Standing Committee on Information and Broadcasting, to present the report of the Standing Committee on the bill to amend the Associated Press of Pakistan Corporation Ordinance 2002, the Associated Presses of Pakistan Corporation Amendment Bill 2025. The said bill stands presented. Item number 11. अमीन उल हक साहब इसको भी आप ही पढ़ दें प्लीज. I, on behalf of the Chairman Standing Committee on Information and Broadcasting, to present the report of the Standing Committee on the bill further to amend the Newspaper Employees Condition of Services Act 1973, the Newspaper Employees Condition of Services Amendment Bill 2025. Yes, the said bill stands presented. Item number 12, Mr. Muhammad Hanif Abbasi, Minister for Railways. Shukriya, Janab Speaker. I, Minister for Railway, to move that the bill further to amend the Transfer of Railway Orders 1962, the Transfer of Railway Amendment Bill 2025 as passed by Senate be taken into consideration at once. Ji, tashrif rakhe. Now I put the motion to the House. The question is that the bill further to amend the Transfer of Railways Order 1962, the Transfer of Railway Amendment Bill 2025 as passed by the Senate to be taken into consideration as once. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2 to 8. The question is that the clause 2 to 8 stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently clause 2 and 8 stand part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that the clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and so clause 1 preamble short title do stand part of the bill. Ji, item number 13, Honorable Muhammad Hanif Abbasi Sahab. Thank you, Janab Speaker. I, Minister for Railway, to move that the bill further to amend the Transfer of Railway Orders 1962, the Transfer of Railway Amendment Bill 2025 be passed. Now I put the motion to the House. The question is that the bill to provide for the establishment of a National Forensic Agency and National Forensic Agency Bill 2024 be passed. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted and consequently the bill is passed. ये थोड़ा सा रेलवे वाली मोशन गलत पड़ेगी इसको जरा कह दें. जी, आइटम नंबर 13 ये वो फर्क था उसमें तो the bill further to amend the Transfer of Railway Order 1962, the Transfer of Railway Amendment Bill 2025 be passed. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have been consequently the legislative business is passed.
अंजुम वकील साहब हैं तो वो कॉलिंग अटेंशन ले लें। जो अब तलाल साहब आ गए हैं तो वो कॉलिंग अटेंशन हम टेकअप करने लगे। अंजुम वकील साहब अगर लॉबी में हैं तो देखें प्लीज़। फिर नहीं, इस तरह नहीं होगा। वो कॉलिंग अटेंशन वाले वो पढ़ेंगे तो फिर हम उसको टेकअप कर सकेंगे ना। वैसे नहीं, वो इस तरह नहीं होगा। जी, जिन ऑनरेबल मेंबरान की बिजनेस थी उनको हाउस में होना चाहिए, और अब वो मिनिस्टर आ गए हैं तो वो उस वक्त मिनिस्टर नहीं थे। अब 2 रिपोर्टें पेश करें। जी, ये आइटम नंबर 11A है, इसको तब तक हम मूव कर लेते हैं। अगर मेंबर आ जाएंगे तो हम टेकअप कर लेंगे, वरना वो जी। मोहम्मद जावेद हनीफ, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स। जी, ये रिपोर्ट ले करें जी। जी, बटन पुश करें। रिपोर्टें पेश कर रहे हैं। जी, अब बोलें, आपका माइक खुला है। I, Muhammad Javed Hanif Khan, Chairman Standing Committee on Commerce, presents the report of the Standing Committee on Bill further to amend the Export Development Fund Act 1999, the Export Development Fund Amendment Bill 2026. The said report stands presented. Item number 11B, ये भी पढ़े मोहम्मद जावेद हनीफ खान साहब। I, Muhammad Javed Hanif Khan, Chairman Standing Committee on Commerce, presents the report of the Standing Committee on Bill to amend the National Tariff Commission Act 2015, the National Tariff Commission Amendment Bill 2026. जी, the said report stands presented. अभी अकील खान साहब। जी, वोरा साहब, आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलना चाह रहे थे? तो देखते हैं, कॉलिंग अटेंशन 2 रहते हैं मगर वो बाद में लेते हैं। आप तब तक बोल रहे हैं। जब इंटरेस्ट उनका नहीं है। मैं आई सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो मैं इस हाउस की तवज्जो दिलाना चाहूँगा, कराची में हफ्ते की रात को जो अंदोना सानिया हुआ है इस MS जिन्ना रोड पर, इसमें जो लोग शहीद हुए हैं आज हाउस में उनके लिए दुआ भी की गई, और जो लोग इस वक्त ज़ख्मी हैं अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। सर, ये बड़ा ट्रेजेडिक वाक़या है, और ये तकरीबन ये समझ कि तकरीबन 1200 के करीब दुकानें हैं, और 1200 दुकानों का मतलब ये हुआ कि 1200 दुकानों में एक मालिक अगर है वो अपने बेटे के साथ भी बैठ रहा है, या उसके साथ 3-3, 4-4 एम्प्लॉई हैं। तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोग एक रात को बिल्कुल बेरोज़गार हो गए। और सर, ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 25-30 सालों में अरबों रुपए कस्टम ड्यूटी की मद में, सेल्स टैक्स की मद में, और तमाम टैक्सेशंस की मद में जो है वफाक को भी जमा करवाए, सिंध हुकूमत को भी जमा करवाए। अरबों रुपए के टैक्स इन लोगों ने जमा कराए हैं। सर, आज ये लोग बेघर हो गए हैं। इन्होंने रजब का महीना ख़त्म होने को है,
रमज़ान के हवाले से जो तैयारी की थी, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की थी, लोगों से लोन्स लेके, बैंकों से लोन्स लेके, वो इन्वेस्टमेंट्स इनकी सारी जो है सर जल कर राख हो गई हैं। इस वक्त उनको जितनी शदीद ज़रूरत सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी है, वफाक की तरफ से भी है, सर इस वक्त हमें चाहिए, वफाक को भी चाहिए कि उनकी मदद करे। उनके ख़ास तौर पर इस वक्त जो इश्यूज़ हैं, उनकी जो दुकानें दोबारा आज कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ जो कमेटी बनाई गई है, हम अप्रिशिएट करते हैं कि वो कमेटी जो है वो कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें वफाक को भी अपना हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि वफाक जो है वफाक ने टैक्स उनसे कलेक्ट किया है और ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया है, कस्टम ड्यूटी की मद में, सेल्स टैक्स की मद में। सर ये अरबों रुपए का नुकसान है। और इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि तमाम यूटिलिटीज़ को, इन पर्टिकुलर के इलेक्ट्रिक को चाहिए कि इनके दुकानों के बिल तो अब क्या देंगे, इनके घरों के भी बिल जो है, क्योंकि जब इनकी सोर्स ऑफ अर्निंग ही नहीं रही है तो ये अपने बिल्स कैसे पे करेंगे, तो के इलेक्ट्रिक को भी चाहिए। और इसके अलावा तमाम वो यूटिलिटीज़ जो इनको बिल दे रहे हैं कि उनके बिलों को फ़िलहाल सस्पेंड किया जाए, इनको 2-3 माह के लिए इनके बिल्स माफ़ किए जाएँ। सर ये आग लगी, इससे पहले भी कई आगें लग चुकी हैं। 2021 में कोऑपरेटिव मार्केट में 500 दुकानें जल गई थीं। 2023 में न्यू कराची फैक्ट्री में 4 फायर फाइटर मर गए थे। 2023 में आरजे मॉल में 11 अफराद शहीद हुए थे। 2025 में मिलेनियम मॉल में तकरीबन 100 दुकानें जल गई थी और अब 2026 में 1200 दुकानें। सर मेन पीक शॉपिंग का वक्त था और उस वक्त जो है हज़ारों लोग उस शॉपिंग सेंटर में मौजूद थे। सर इतना कंजेस्टेड वो है, उन लोगों को वो निकल ही नहीं पाए और जो कंजेशन हुई, अंधेरा हुआ। और इस वक्त भी उस मलबे में, सर उस मलबे में लाशें मौजूद हैं, क्योंकि 60 लोगों के तो नाम आ चुके हैं जो कि मिसिंग हैं, लेकिन उसके अलावा उन 60 लोगों के अलावा और भी लोग मिसिंग हैं और ग्रेजुअली ये नाम आते जाएंगे। उनकी लाशों को किस तरीके से कलेक्ट करना है, जिस तरीके से वहाँ पर मशीनरी काम कर रही है, उन्हें चाहिए कि वो इस तरीके से काम करे कि वो लाशों को रिकवर किया जा सके। हम भी समझते हैं कि इस वक्त जो हाल हुआ होगा उन लाशों का, वो काफ़ी जो है अच्छा नहीं होगा, लेकिन बहरहाल, लेकिन उसके अलावा सर वजह क्या है? देखिए सर, हमें ये चाहिए, मैं सारी रात वहाँ पर मौजूद था जिस वक्त ये आग लगी है, क्योंकि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी भी है। सर जब आग लगी है 10:26 पर, उसके बाद वी अप्रिशिएट फायर ब्रिगेड ने जिस तरीके से वहाँ पर परफॉर्म किया, वी अप्रिशिएट देम। जिस तरीके से वाटर बोर्ड ने काम किया, हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सर वजह क्या हुई? सर आग जब भी लगती है तो शुरू का जो आधा घंटा 1 घंटा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर वो ट्रैफिक की वजह से मुझे जो है वाटर हाइड्रेंट के जो चीफ है उन्होंने वीडियो भेजी कि आप ये देखें ट्रैफिक में जाम है, हमारे सारे वाटर टैंकर्स, हम नहीं आ सकते। उस वक्त जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए DIG ट्रैफिक से भी रब्ता किया गया, लेकिन सर उस ट्रैफिक की वजह से वो 1 घंटा लेट पानी के टैंकर्स पहुँचे। चंद टैंकर्स ज़रूर पहुँचे थे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टैंकर्स वर स्टक अप एट गुरुमंदर। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक मैनेजमेंट। सर ट्रैफिक मैनेज कहाँ से होगा? सर आपके जो फायर ब्रिगेड का डिपार्टमेंट है वो मौजूद है, वो काम करना चाह रहा है, वो परफॉर्म करना चाह रहा है, उनके फायर टेंडर्स नहीं पहुंच सके और इट टुक सम टाइम। और आग जब लगती है तो उसको वक्त नहीं चाहिए होता। सर आखिरी दफ़ा 2020 में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने वफाक से KMC को 50 फायर टेंडर्स, 2 स्नार्कल्स, 2 बाउजर्स दिलवाए थे, लेकिन उसके बाद से अब तक उसमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई, कोई फर्दर इंक्रीमेंट नहीं हुई। सर मेरे इल्म में है कि हमारे इस फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के पास फ्लेम प्रूफ नहीं, फायर प्रूफ यूनिफॉर्म्स हैं,
ये फायर प्रूफ यूनिफॉर्म्स जो हैं उस वक्त कहाँ थी? फायर प्रूफ यूनिफॉर्म्स, फायर प्रूफ इक्विपमेंट्स उनके पास मौजूद हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया। तो ये भी इश्यूज हैं सर। देखें, जब तक हम जिस तरीके से पहले सिविल डिफेंस का इदारा होता था वो केएमसी के अंडर में था, उसे केएमसी के अंडर में होना चाहिए। आपके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को सिंध भी केएमसी के अंडर में ही होना चाहिए सर। जब तक आप ये देखें कि उसमें एक हमारा फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के जो है फुरकान, वो शहीद हुआ, अभी उसकी शादी हुई थी। उसी फुरकान के वालिद साहब जो है वो इससे पहले इसी तरीके से आग बुझाते हुए शहीद हुए थे। तो हम अपने लोगों की जानों के साथ भी खेल रहे हैं और हम जो है महकमे के मुलाजमीन के साथ भी खेल रहे हैं। हमें वो मेजर्स लेने होंगे जिन मेजर्स से कि हम इस किस्म के हादसात को रोक सकें। जब पानी इशू है, आज से 40 साल पहले कराची में मुख्तलिफ जगह पे हाइड्रेंट्स और उसके पंप्स लगे हुए थे, ख़ास तौर पर वो आग लगने की वजह से, ताकि फायर ब्रिगेड को, फायर टेंडर्स को वापस ना जाना पड़े पानी के लिए, या फिर पानी के टैंकर को वहाँ ना आना पड़े। वो आज अगर वो लगे हुए होते हाइड्रेंट्स तो 24 इंच की लाइन वहाँ से पानी की जा रही थी, वहाँ से अगर वो उसको कनेक्ट कर देते तो शायद और भी बचत हो सकती थी। लेकिन ये सारे मेजर्स लेने के लिए वी हैव टू वर्क। मेजर इशू मैंने आपको फिर बताया कि इट वॉज ट्रैफिक जैम। और ट्रैफिक जैम में क्यों ट्रैफिक जैम है? कराची इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। कराची में ट्रैफिक जैम जो है रोज़ाना का, रोज़मर्रा का मामूल बन गया है। ख़ास तौर पर सर जिस शहर की हम प्लान करते हैं 2 करोड़ की आबादी पे, आप सोच लें सर कैसे 2 करोड़ की आबादी, वहाँ पर 65 लाख रजिस्टर्ड मोटरसाइकिलें, 35 लाख अनरजिस्टर्ड मोटरसाइकिलें, जहाँ पर 45 लाख रिक्शे चल रहे हों, कैसे हो सकती है सर 2 करोड़ की आबादी? जब आप उस शहर को प्लान करेंगे 2 करोड़ पे, तो इस तरीके से तो ये शहर फेलियर से फेलियर होता चला जाएगा। इस शहर को बनाने के लिए हमें बैठकर प्लान करना होगा, इसकी गिनती सही गिननी होगी। जब हम इसकी गिनती सही गिनेंगे तो फिर उसके बाद ही हम उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उसी तरीके से प्लान कर सकते हैं, उसकी पानी की रिक्वायरमेंट को हम उसी तरीके से प्लान कर सकते हैं। कराची इस तरीके से मैनेजेबल नहीं रहेगा जिस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। वी नीड टू रीस्टडी इट, रीविजिट इट, और हमें मीसाक़ कराची पर बैठना होगा जिस तरीके से हम मीसाक़ जमहूरियत पे बैठे हैं, क्योंकि कराची ही वो शहर है। जब हम बात करते हैं कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड को 300 अरब रुपए कमाएं, तो सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने 300 अरब रुपए में से 98% कराची से कमाएं। अगर हम बात करते हैं वफाक के टैक्सों की 3 ट्रिलियन के, तो उसमें से 2 ट्रिलियन प्लस टैक्स जो है वो कराची से आता है। तो सर ये तमाम वो चीज़ें हैं कि कराची को आपने अगर नज़रअंदाज किया, और ख़ास तौर पर इस वक्त का जो इशू है, इस वक्त का इशू है गुल प्लाज़ा के लोगों को हमें उनकी माली मुआवनत करनी है। उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट को देखना है कि उनकी रिक्वायरमेंट जो है ये चंद माह की नहीं है, 2-3 माह की नहीं है। इसी गुल प्लाज़ा को हमें रीबिल्ड भी करना होगा, और उस दौरान इनको अल्टरनेट, इनकी जो रोज़ी है, जिस तरीके से ये बिज़नेस कर सकें, हमें इनको अल्टरनेट मौके भी देने होंगे। और उसके बाद फिर जो है, जब तक गुल प्लाज़ा कंप्लीट नहीं हो जाता, हमें इनको फाइनेंशियली सपोर्ट देनी होगी, कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट हमें देनी होगी। जब तक हम ये नहीं देंगे तब तक जो है ये 7 से 8 हज़ार घराने जो हैं सर ये डिस्टर्ब रहेंगे। वी नीड टू डू दैट सर। थैंक्स वेरी मच। थैंक यू जी, शुक्रिया। ये मिनिस्टर लॉ, हम आपके इंतज़ार में थे कि आप ये आइटम नंबर 11C पे आपकी हो गई हैं जी। माइक खोलें जी। Sir, with your kind permission, sir, I on behalf of Minister for Commerce to move under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that requirement of Sub-Rule 2 of Rule 123 of said rules be suspended in order to take into consideration item number 11D to 11G. ये इसको मैं पुट करूं या नवीद कमर साहब इस पे कुछ बोलना चाहेंगे? कर दे जी, पोटी है जी। ये कॉमर्स केस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? लॉ मिनिस्टर ने मूव किया है और वी कैन पुट द मोशन। है सर, है। ओके सर, दो अमेंडमेंट्स हैं मुल्क के फायदे। अच्छा, हाउस बैठ जाए जी, तशरीफ रख।
नहीं ठीक बात सर, हाउस इन ऑर्डर। सर गलती हो गई है। कौन ऑर्डर की बात कर रहे हैं? पटेल साहब, पटेल साहब। जी, ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखें। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन हो रही है, तशरीफ रखें जनाब। सर तशरीफ रखें। तशरीफ रखें जी। सर ये कमेटी से पास होके आए हैं बिल, कमेटी ने क्लियर किए हैं, रिपोर्ट्स ले हो चुकी हैं, सिर्फ इतनी बात है। ठीक है, ठीक है। हाउस की सेंस ले लें सर। जी, now I put the motion to the House. It has been moved that under Rule 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007, there is a requirement of sub-rule 2 of Rule 123 of the said rule be suspended in order to take into consideration the item number 11D to 11G. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think मैं दोबारा पुट करता हूँ। ये मेंबरान से गुजारिश है कि ये सुने और जो आपका फैसला हो उसमें पार्टिसिपेट करें। All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Item number 11D. जी, मिनिस्टर लॉ। On behalf of Minister for Commerce to move that bill further to amend the Export Development Fund Act 1999, the Export Development Fund Amendment Bill 2026, as reported by Standing Committee, be taken into consideration at once. सर बैठ जाओ। सर बैठ जाओ। जी, आलिया आप सीट पे जाएं। आप सीट पे जाएं प्लीज। जी, आलिया कामरान साहबा को मौका दे रहा हूँ इस पे, उसके बाद फिर आई पुट इट इन द हाउस। जी, आलिया कामरान साहब। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। ये जो मोशन मूव हुई है यहाँ पर सर 288 सर, उसके ऊपर मैं बात कर रही हूँ। सर हमने तो ये एक अपना रूटीन बना लिया ना कि हमने सारी लेजिस्लेशन सस्पेंड करके जो है सर कानून साजी करनी है। हमारा काम है सर कानून साजी, लेजिस्लेशन, और वो भी हम सही नहीं कर पाते। और फिर अगर कोई एक आध बंदा यहाँ पर उठ के कोई अपोज भी कर दे सर, उसकी भी आवाज़ दबाने की कोशिश की जाती है। नंबर तो पूरे हैं भाई, क्या मसला है? और सर सबसे बड़ी बात ये है कि आप 228 के ऊपर वो उस वक्त होता है जब कोई अर्जेंट मैटर हो, कोई मतजात मामला हो सर, उसके ऊपर स्पीकर साहब की इजाज़त के साथ जो है रूल सस्पेंड किए जाते हैं। और कोई जल्दबाजी के अंदर अभी 2 मिनट पहले आप लोगों ने हमारे सामने रिपोर्ट्स ले की हैं और अभी आप उसके ऊपर हमसे कह रहे हैं कि जी इसको रूल्स को सस्पेंड करके इन बिलों को पास कर लिया जाए। सर ये कौन सा तरीका है? सर इसको मैं अपोज करती हूँ। और अगर यहाँ पर इतने सीनियर कानूनदान बैठे हैं सर, इतना अच्छा आइन जानने वाले बैठे हैं सर, मैं उनकी राय चाहती हूँ कि वो बताएं मुझे कि क्या मैं गलत कह रही हूँ। ठीक है जी, आपका अपोज आ गया। जी, तार साहब। मैं सिर्फ ये बता दूं कि ये बिल इंट्रोड्यूस हुए, स्टैंडिंग कमेटी में गए, स्टैंडिंग कमेटी ने इन्हें पास किया विदाउट फर्दर अमेंडमेंट्स के। उसके बाद ये रिपोर्ट वापस आके हाउस में ले हुई है। सिर्फ इतनी अर्ज़ की थी कि सर ये एक एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड है, हमें एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए सर प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसमें एक अमेंडमेंट्स है 2। दूसरा, नेशनल टैरिफ कमीशन में जो नई टैरिफ रजीम दुनिया में पीछे इंट्रोड्यूस हुई है उससे सिंक करने के लिए एक अमेंडमेंट है वो। तो सर ये कोई ऐसा कोई गुनाह वाली बात नहीं है। मैं यही अर्ज़ करूँगा कि सिर्फ ये बैकग्राउंड थी, अर्जेंसी ये थी जी। सो आई विद द काइंड परमिशन सर, आई विश टू मूव on behalf of Minister for Commerce that bill further to amend the Export Development Fund Act 1999, the Export Development Fund Amendment Bill 2026 as reported by Standing Committee be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Export Development Fund Act 1999, the Export Development Fund Amendment Bill 2026 as reported by the Standing Committee to be taken into consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. Clause 2 to 8. The question is that the clause 2 to 8 do stand part of the bill. All those in favor of it may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently clause 2 to 8 stands part of the bill.
Clause 1 preamble and short title. The question is that the clause 1 preamble and short title do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. So clause 1 preamble and short title stand part of the bill. Ji, Jam Kamal Khan, Minister for Commerce. Minister for Commerce, Minister of Law. wish to move that bill further to amend the Export Development Fund Act 1999, the Export Development Fund Amendment Bill 2026 be passed. Ji, now I put the motion to the House. Ji. Ji, आपने जी नईमा किशोर साहबा को मौका देते हैं। जी नईमा किशोर साहबा। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, हम समझते हैं लॉ मिनिस्टर सही कह रहे, अगर ज़रूरी है तो कर ले, लेकिन इतने दिन कहाँ थे ये लोग? सुबह इस कमेटी की मीटिंग हुई है और इतनी अर्जेंसी में अभी आया है, अभी कमेटी की रिपोर्ट ले नहीं हुई। और अगर हमें रूल्स के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट ले होगी, 2 दिन का टाइम दिया जाएगा। अगर किसी ने पढ़ना है, किसी ने अमेंडमेंट मूव करनी है, उनको टाइम मिलना चाहिए। ना कमेटी की रिपोर्ट अभी तक इधर ले हुई, अभी मतलब ले हुई, सुबह कमेटी की मीटिंग हुई, अभी कमेटी की रिपोर्ट ले हुई और अभी इसको पास भी किया जा रहा है। अब ठीक है, रूल्स में वो है कि उसको वो करके रूल्स सस्पेंड करके इसको पास किया जा सकते। अभी तो ये इजलास चल रहा है, तो इसको 2 दिन हमें आप दे दे, परसों इसको पास कर ले। कोई इतनी अर्जेंसी तो नहीं है कि इतना आसमान गिर रहा है कि आप इतनी वो है, तो आप 1-2 दिन दे दे, इसको कर ले, कोई ऐसा इशू तो नहीं है। इस वजह से गवर्नमेंट को ज़रा अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए, हाउस को साथ लेके चलना चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सुबह मीटिंग हुई, अभी रिपोर्ट आई, तो 2 दिन का टाइम है, दे दे, परसों इसको पास कर ले। शुक्रिया। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Export Development Fund Act 1999, the Export Development Fund Amendment Bill 2026 be passed. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted and consequently the bill is passed. Item number 11F, Jam Kamal Sahab, Tad Sahab move करेंगे। Mr. Speaker, I on behalf of Minister for Commerce wish to move that bill to amend National Tariff Commission Act 2015, the National Tariff Commission Amendment Bill 2026 as reported by Standing Committee be taken into consideration at once. Ji. Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to amend the National Tariff Commission Act 2015, the National Tariff Commission Amendment Bill 2026 as introduced in the National Assembly to be taken consideration at once. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. Clause by clause reading. The bill is now taken up clause by clause. The question is that the clause 2 to 4 do stand part of the bill. All those in favor may say aye. जी तवज्जो चाहिए ऑनरेबल मेंबरान की प्लीज जी. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. Consequently, clause 2 to 4 stands part of the bill. Clause 1 preamble and short title. The question is that the clause 1 preamble, short title do stand part of the bill. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it, and so the clause 1 preamble, short title stand part of the bill. Item number 11G. जी माइक खोले तारड़ साहब का. Sir, I on behalf of Minister for Commerce wish to move that bill to amend the National Tariff Commission Act 2015, the National Tariff Commission Amendment Bill 2026 be passed. Ji, now I put the motion to the House. It has been moved that the bill to amend National Tariff Commission Act 2015, the National Tariff Commission Amendment Bill 2026 be passed. All those in favor may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and the motion is adopted and consequently bill is passed.
जी आलिया कामरान साहब आप। जी सर, मैं बिल पे तो उस वक्त बात कर सकती हूँ कि जब मैंने इसको पढ़ा हो, क्योंकि हम तो कमेटियों में थे भी नहीं। तो मोहतरम जैसा से बात यहाँ पर हुई है कि 122, 123 और 124 सर यही कहता है, ये जो कमेटियों को डील करता है कि जब भी कोई बिल जाएगा उसको 2 दिन दिए जाएंगे, और उस 2 दिन को देने का मकसद सर इसलिए होता है कि ये पूरा हाउस है वो पूरा हाउस उसको देख ले, किसी ने कोई अमेंडमेंट्स देनी है तो वो दे सके। तो सर एक तरह से इसमें उजरत बरत कर हम लोग को अमेंडमेंट देने से या उस कानून साजी से सर दूर रखा जाता है। तो मेरे ख्याल में जिस तरह से मेरे मोहतरम भाई फरमा रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बिल है, बहुत आवाम के फ़ायदे का बिल है, तो सर इसमें हर्ज किया है। हो सकता है कि हम इसमें कोई अच्छा जो बेहतर इनपुट दे सकें और एक बेहतर चीज़ निकल के आवाम के सामने आ सके सर, तो इसको कमेटियों को भेजें। सॉरी सर, इसके लिए 2 टाइम का हमें वक्त दें ताकि हम इसके ऊपर वर्क कर सकें और फिर आपके सामने कोई इसके ऊपर कोई हमारी अमेंडमेंट्स आ सके। और अगर बहुत अच्छा है तो हम यहाँ पे खड़े होकर खुद कहेंगे कि सर बहुत अच्छा बिल है। शुक्रिया जी। ये आइटम नंबर काफ़ी देर से जी। आइटम नंबर 3 अंजुम अकील खान साहब। Thank you, Deputy Speaker Sahib. I invite attention of the Minister for Interior and Narcotics Control to a matter of urgent public importance regarding frequent furniture expos in Islamabad without approval of ICT administration, causing grave concern among the public. जी तलाल साहब, मिनिस्टर फॉर इंटीरियर। सर गुजारिश ये है जनाब स्पीकर, मैं कॉलिंग अटेंशन देख के हैरान हूँ। पहला MNA मैंने देखा है वो जो कहता है मेरे शहर में कारोबार क्यों हो रहा है। यानी मैं अब यकीन करें, ज़रा कॉलिंग अटेंशन पढ़ें सर कि एक्सपोज यहाँ पे फर्नीचर एक्सपोज क्यों हो रही हैं। सर मैं ज़रा थोड़ी डिटेल बता देता हूँ इसी रेफरेंस से। सर गुजारिश ये है कि कोई भी जनाब स्पीकर ऐसा कोई इस तरह के किसी एक्सपो की या किसी और इवेंट की एप्लीकेशन जब आती है उसके लिए प्रॉपर NOC लेना पड़ता है। उस NOC में हम सर्टन रिपोर्ट्स लेते हैं जिसमें हमारी जो इस्लामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके स्टाफ से, उसके बाद हमारा पुलिस करती है, स्पेशल ब्रांच उस पर रिपोर्ट करती है, ट्रैफिक पुलिस उस पर रिपोर्ट करती है, और तमाम डिटेल्स और सर्टन गारंटीज जो हैं वो उस एक्सपो करने वाले से ली जाती हैं और उसके बाद उन्हें एक प्रॉपर NOC जारी किया जाता है, ये देखते हुए कि उससे आम आदमी की ज़िंदगी मुतासर नहीं होगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू पैदा नहीं होगा, और बाकी जो जितनी भी उसमें कंडीशंस हैं वो फुलफिल करेंगे। 6 NOCs हमने सर जारी किए हैं। अगर आप कहते हैं मैं 6 के 6 की डिटेल्स कब किस दिन कहाँ पर ये एक्सपो हुई वो मैं दे सकता हूँ। 6 के 6 ये जो एक्सपोज हुई हैं किसी जगह भी कोई भी इशू ना लॉ एंड ऑर्डर का, ना कोई ट्रैफिक का, ना कोई और ऐसा इवेंट हुआ है कि जो बदअमनी का या कोई इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो, कोई बुरी सिचुएशन क्रिएट हो किसी किस्म का। 6 एक्सपोज एक साल में हुई, प्रॉपर NOC के साथ हुई। NOCs लेने का पूरा एक प्रोसेस है, उसकी फीसेस जमा की गई, उसका प्रोसेस किया गया और दिया गया। और सर ये शहर का कारोबार, ये तो कारोबार चलना चाहिए। ये 6 इन्हें तो कहना चाहिए था, ये 6 क्यों हुई हैं, 16 होनी चाहिए थी। और मैं हैरान हूँ सर कि अगर कोई इशू पैदा नहीं, अगर कोई इशू है तो मेंबर मुझे बताएं कि इस एक्सपो से कोई इस्लामाबाद की खूबसूरती में कमी आई है या कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो। मैं हाजिर हूँ सर। शुक्रिया जी। अंजुम अकील साहब एक सवाल पूछें। जी थैंक यू डिप्टी स्पीकर साहब। मैं मिनिस्टर साहब ने जवाब दिया है, बिल्कुल एक्सपोज होनी चाहिए, लेकिन मैंने दुकान भी है, मैं टैक्स भी देता हूँ, तमाम कानून की पाबंदी भी करता हूँ। मुख्तलिफ लोग आके एक्सपो लगाते हैं, अपनी चीज़ें वहाँ कारोबार करके फ़रोख्त कर जाते हैं। अब मैं वो ना टैक्स देते हैं कुछ, और मैं जो कारोबार कर रहा हूँ, मेरा कारोबार कर गया, मैं लाखों रुपये दुकानों का किराया देता हूँ, मेरा क्या कसूर है? मकसद ये है कि इसके लिए कोई फ्रेमवर्क होना चाहिए, इसका कोई होना चाहिए कि साल में 2 एक्सपो लगेंगी, 3 एक्सपो लगेगी।
दो चीज़ों की इस पर एक्सपो लगाने का मकसद क्या है कि चीज़ों की नुमाइश करके लोगों को इंट्रोड्यूस कराए जाएँ, ना कि वहाँ कारोबार किया जाए। वहाँ कारोबार किया जाता है, फिर जो दुकानदार हैं वो कहाँ में जाएँ। मेरा क्वेश्चन ये है इनसे कि इनका क्या तरीक़ाकार है कि ये फर्नीचर की नुमाइश के ये जो एक्सपो लगती हैं उनका किन लोगों को इजाज़त देते हैं, वो क्या उनका क्राइटेरिया होता है, और अपनी मसनूआत की नुमाइश तो करते हैं वो, लेकिन ये साल में कितनी दफ़ा होनी चाहिए और इसकी इजाज़त क्या तरीक़ाकार है। मेरा मकसद ये है कि आम लोगों के जो लाखों रुपये किराया देते हैं उनको ये इफेक्ट ना करें। जी मिनिस्टर फॉर इंटीरियर। सर गुजारिश है जनाब स्पीकर, दुकान वाले ही एक्सपो में आते हैं सर, वो रजिस्टर होते हैं एक उसमें जब इस तरह की एक्सपो लगती है उसमें तो ज़्यादा ऐसे लोग नज़र में आ जाते हैं हमारी टैक्स अथॉरिटीज़ की जिनके स्टॉल लगे होते हैं, क्योंकि ये स्टॉल्स की, उसके मालकान की, उसकी तमाम डिटेल्स जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको जाती हैं सर, और उस पर यकीनन अगर उसमें कोई टैक्स नहीं देता तो वो भी आएगा। और ये एक्सपो जो है लगाते ही दुकानदार हैं, ये कोई बाहर से सर देखे ना, जो ये फर्नीचर का कारोबार कोई आसान काम तो नहीं, और इसमें अपनी अपनी स्पेशलिटी है, और पाकिस्तान का फर्नीचर पूरी दुनिया में बड़ा जाना जाता है, यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। उसमें चुनियोटी फर्नीचर है, उसमें और बहुत सारे फर्नीचर हैं सर। इसमें इस्लामाबाद में यकीनन डिप्लोमेट्स भी हैं, बहुत सारे चारों सूबों से, गिलगित आज़ाद कश्मीर, बाकी लोग भी रह रहे हैं, फॉरेनर्स रह रहे हैं, तो उनको देखने का मौका मिलता है, ये एक्सपोर्ट का भी बाइस बनती हैं। और इसमें सर गुजारिश ये है कि कोई एक्सपो या पे एतराज़ अगर इसलिए है कि टैक्स उसमें ऐसे लोग शामिल हो रहे जो कि टैक्स नहीं देते, सारी की सारी डिटेल जितने स्टॉल्स होते हैं उनकी पूरी हर डिपार्टमेंट को जाती, रेलिवेंट डिपार्टमेंट को और FPR को भी जाती है। उसके बाद सर ये कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन नहीं, फिर NOC देने के लिए पूरा एक प्रोसेस है सर। इस्लामाबाद में किसी किस्म का कोई इज्तिमा जो है बगैर NOC के हम नहीं होने देते सर। तो मेरा ख्याल है कि मेंबर ने गलती से कोई सवाल कर लिया है सर, तो मेरा ख्याल जाने देते हैं सर इसी पे। शुक्रिया जी। अभी दूसरा कॉलिंग अटेंशन है आइटम नंबर 16 साहिबजादा सिबकतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। I wish to invite attention of the Minister for Foreign Affairs to a matter of urgent public importance regarding difficulties being faced by Pakistani citizens. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
सिबगतुल्लाह साहब का माइक खोलें। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर जी साहब। आप पढ़ें। I wish to invite attention of the Minister for Foreign Affairs to a matter of urgent public importance regarding difficulties being faced by Pakistani citizens who intend to travel abroad for various purposes due to complex, costly and time-consuming process of completion of requirements of host countries, causing grave concern amongst the public. जी तारिक फजल चौधरी साहब, आप इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? जी बोले। जी बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, ऑनरेबल मेंबर ने बुनियादी तौर पे जो मसला इस वक्त अवान में उठाया है वो ये है कि पाकिस्तान के वो शहरी जो बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं और उसके लिए ज़ाहिर है जिस मुल्क भी वो सफ़र करना चाहें उसके लिए उस मुल्क का वीज़ा दरकार होता है, तो उस सिलसिले में उन्हें कुछ मुश्किलात हैं जिनसे वो गुज़रते हैं। तो गुजारिश ये है कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है वो इन तमाम ममालिक के साथ जिनके साथ हमारी डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी हैं और जिनसे वीज़े लेके हमारे शहरी उन मुल्कों में तालीम के लिए, कारोबार के लिए या विज़िट के लिए, सैर व तफरीह के लिए ट्रैवल करते हैं, पूरी कोशिश की जाती है कि उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। लेकिन चूँकि जिन जिन ममालिक की एम्बेसीज़ हैं और उनसे वीज़े अप्लाई किए जाते हैं, उस प्रोसेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा आसान तो बना रहे हैं, लेकिन वीज़ा देना या ना देना ये उस मुल्क की अपनी डिस्क्रिशन होती है। बाकी फ़ॉरेन ऑफिस की हद तक जिस तरह का भी ताउन हमारे फ़ॉरेन मिनिस्ट्री से अपने शहरियों के लिए दिया जा रहा है, उसे इस प्रोसेस को काफ़ी आसान और काफ़ी सहल बना दिया गया है। शुक्रिया। सिबगतुल्लाह साहब एक सवाल पूछें। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट कॉल अटेंशन है, आप मुझे काइंडली सिर्फ 2 मिनट देंगे ताकि मैं इस इशू को ज़रा डिटेल से हाईलाइट भी करूं। और नहीं, आप देखिए, आप रूल से वाकिफ हैं कि आप एक सवाल कर सकते हैं, सवाल उस पे तकरीर तो नहीं होगी ना सर। और ये जो हमारे पाकिस्तानी भाई बाहर जा रहे हैं उनके इतने बेशुमार मसाइल है कि वो एक क्वेश्चन में तो हल नहीं हो सकते। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, ये मौजूदा हुकूमत जो है, इनकी हुकूमत में मईशत बैठ गई है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक गई है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और वाहिद रास्ता पाकिस्तानियों के पास है वो है कि वो जिंदा इस मुल्क से बाहर जाए। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, बदकिस्मती से पासपोर्ट से लेकर बाहर जाने तक और फिर यहाँ वापस पाकिस्तान आने तक कदम कदम पर हमारे पाकिस्तानी सिटीजन्स को, हमारे ओवरसीज़ को मुश्किलात है। ये जनाब मैं थोड़ा इसको कंसाइज करना चाहता हूँ। ये यूएई के एम्बेसी में जनाब डिप्टी स्पीकर साहब लंबी लंबी उनको डेट्स दिए जाते हैं वेरिफिकेशंस के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए, और बदकिस्मती ये है कि फिर वो लोग जो वहाँ वेरिफिकेशन या इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं उनसे 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपए रिश्वत ली जाती है। इस तरह इटली के वीज़े आए हुए हैं, स्टूडेंट्स वीज़े आए हुए हैं, लेकिन वहाँ भी उनको जो डेट्स दिए जाते हैं 10-10 लाख रुपए सर पर इंटरव्यू के लिए उनसे लिए जाते हैं। हमारे ओवरसीज जब बाहर जाते हैं, सिबगतुल्लाह साहब बहस तो नहीं कर सकते ना, नहीं इस तरह नहीं। आप सवाल करना है तो सवाल करें। ये अगर आपने सवाल करना है आप सवाल करें। जी माइक खोले, सवाल करें प्लीज। सवाल कर रहा हूं जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, लेकिन मिनिस्टर साहब इन पर फिर वो डिटेल में जवाब दे। सर, मेडिकल के नाम पर जो ओवरसीज वहां जा रहे हैं उनको फेल किया जाता है। फिर जब हम ओवरसीज जो ओपीएफ है या मिनिस्टर साहब हमारी ओवरसीज की मिनिस्ट्रीज है को फेल किया जाता है, आप इसको रिस्पॉन्ड करें। एक मिनट सर, एक मिनट सर, वो कहते हैं कि ये फॉरेन आपने बहुत सारे अफेयर्स सवाल पूछ लिए, बस तशरीफ रखें। जी तारिक फजल चौधरी साहब पूछ लें। नहीं, वो 10 सवाल पूछे उन्होंने, वो तकरीर वो चल रही है। सर मैंने सवाल पूछना है, किसी कानून के तहत तो चलेंगे ना। तौर पे तकरीर कर रहे हैं। जी बोले, आप रिस्पॉन्ड करें, आप रिस्पॉन्ड करें। सर गुजारिश ये है कि जिन प्रॉब्लम्स का उन्होंने जिक्र किया है, वो सबसे पहले तो जो कि बिल्कुल ही ये जो कॉलिंग अटेंशन नोटिस है, इससे गैर मुतल्लिका एक चीज़ थी जो उन्होंने पाकिस्तान की मईशत की बात की,
उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इकनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन वो एक अलग सब्जेक्ट है। अगर सिर्फ इस इशू की बात की जाए तो जैसे पहले मैंने अर्ज़ की कि हमारा जो फ़ॉरेन ऑफिस है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे फैसिलिटेशन के हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं उन्हें जो वहाँ पे एम्बेसीज़ में इशू हैं उनके हवाले से मुकम्मल फैसिलिटेट कर रहा है। आपको पता है सर कि अभी चंद हफ्ते बल्कि कोई चंद माह पहले यहाँ पाकिस्तान में एक इंटरनेशनल ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई और उसमें पाकिस्तान के वो नामवर लोग जो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में मुकीम हैं, कारोबार कर रहे हैं, वहाँ के कुछ लोग शहरियत रखते हैं, वो सारे यहाँ पे हज़ारों की तादाद में आए और उन्होंने उन तमाम मसाइल का, इश्यूज़ का ज़िक्र किया जो उन्हें एयरपोर्ट पर दरपेश आते हैं या उन्हें जो बाहर रहते हैं उन्हें पाकिस्तान में वो मसाइल दरपेश आते हैं। और उसके बाद एयरपोर्ट के ऊपर उनके लिए स्पेशल फैसिलिटेशन डेस्क बनाए गए ताकि उन्हें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो ट्रैवलिंग में, डॉक्यूमेंट्स की कोई वेरिफिकेशन में, उन्हें फैसिलिटेट किया जाए। उनकी जो यहाँ पे कोई इश्यूज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ के इश्यूज़ हैं, जायदादों पे कब्ज़े हैं, उसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाने के ऑर्डर जो हैं फेडरल गवर्नमेंट ने जारी किए और सूबों को लिखा और सूबे पे उस पर भी अमर पैरा हो रहे हैं। स्पेसिफ़िक कुछ ममालिक मिसाल के तौर पे यूएई के साथ पिछले दिनों हमारे जो पाकिस्तानियों के जो वीज़े का हसूल था उसमें कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं और उसके लिए जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर हैं जनाब इसहाक डार साहब ने ज़ाती तौर पे उसमें दिलचस्पी ली। नतीजतन जो हमारे पाकिस्तानी ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर हैं उनकी वीज़ा फ्री एंट्री जो है वो यूएई में जो है वो म्यूचुअल हमारा एक एग्रीमेंट साइन हो गया उनके साथ। और उसके साथ जो वीज़ों की प्रॉब्लम थी यूएई में उसमें भी इसहाक डार साहब की कोशिशों से उसमें भी अब सहूलत पैदा हो रही है और इंशाल्लाह ये जो कंप्लेन है ये भी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। बाकी सर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स तलबा उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है ट्रैवलिंग के लिए, हमारे यहाँ पे अब जितना सिस्टम है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में वो ऑनलाइन कर दिया गया है। उनके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है, ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन है और अगर कोई इलाज के लिए बाहर जाता है उसके लिए भी पूरी फैसिलिटेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स करती है कि ताकि कम से कम वक्त में वो पाकिस्तान से बाहर जाके अपना इलाज करवा सकें। शुक्रिया सर। जी शुक्रिया। जी अमजद अली खान साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। अच्छा शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। डिप्टी स्पीकर साहब, पिछले साल के रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो 66,000 पाकिस्तानी ऑफलोड कर दिए गए। मेरे सवालात ये होंगे कि किन वजूहात के बिना पे ये पाकिस्तानी ऑफलोड कर दिए गए, उन वजूहात को रेक्टिफाई करने के लिए रियासत ने अब तक कौन से इक़दामात उठाएँ, और आखिर में मेरा सवाल यही है कि मेंटल स्ट्रेस और फाइनेंशियल लॉसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ज़िम्मे होगी। जी पढ़ें, आप पढ़ें। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरे सवालात ये थे कि पिछले साल तशरीफ़ रखें, आपके ऑनरेबल मेंबर बोल रहे हैं। जी अच्छा, पिछले साल 66,000 पाकिस्तानी ऑफलोड किए गए, तो किन वजूहात के बिना पे पूछें आप। मैं कैसे पूछूं जी, वो तो मसरूफ़ है वहाँ पे। जी मिनिस्टर साहब, अमजद अली खान साहब का सवाल आ गया, अब आप रिस्पॉन्ड करें प्लीज़। सर गुजारिश ये है कि मैं इस ऐवान को इंश्योर करता हूँ कि किसी भी ऐसे शख्स को जिसके पास ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वैलिड होंगे और वैलिड वीज़ा मौजूद होगा, उन्हें ऑफलोड नहीं किया जाता,
उसकी रीज़न्स जो होती हैं वो उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं होती, वीज़े में कुछ रकम हो सकता है, और कुछ ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे कुछ ऐसे क्राइम्स जो हैं वो, और उन इलाकों से कि जो कि आइडेंटिफाइड हैं, और वो लोग जिन वीज़ों के ऊपर गए हैं वो वीज़े ठीक नहीं थे, डॉक्यूमेंटेशन ठीक नहीं थी, इसलिए उनकी ऑफलोडिंग हुई है। बाकी जिन जिन लोगों के पास वैलिड वीज़ास होते हैं और डॉक्यूमेंटेशन उनकी सही होती है, उन्हें ऑफलोड नहीं किया जा रहा। थैंक यू सर। जी शुक्रिया जी। बैरिस्टर गोहर साहब ऑन पॉइंट ऑफ ऑर्डर। नहीं शाह साहब में भी याद रखें इसके बाद नहीं। अच्छा बैरिस्टर साहब को नहीं बोलने दो। एक इनको दे दे योर ऑनर, ये बैठ जाते नहीं, आप बांट तो नहीं सकते ना टाइम। ठीक है, आप बोलें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ठीक। अच्छा जी साहब बैठे सर। हाँ नहीं, नाम दिया तो नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब स्पीकर। आज फाइनली महमूद खान एचएक्सज़ैद साहब का नोटिफिकेशन होने के बाद उसने अपने सीट एज ए लीडर ऑफ द अपोजिशन एक्सेप्ट कर लिया। हम पूरे अपोजिशन की तरफ से उनको मुबारकबाद देते हैं। जनाब स्पीकर, जमहूरियत में ईवान के दोनों हिस्सों के अपनी एक अहमियत है। आईन का तकाजा यही है कि ना आईन मुकम्मल है, ना ईवान उस वक्त तक मुकम्मल है जब तक लीडर ऑफ द अपोजिशन ने अपना सीट संभाला ना हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला अल्लामा राजा नासिर साहब का सेनेट में भी होगा। आज वो इस गैलरी में बैठे हैं, हम उनको भी सलाम पेश करते हैं। जनाब स्पीकर, महमूद खान एचएक्सज़ैद साहब सिर्फ अपनी पार्टी के रहबर रहनुमा नहीं है, वो क्वेटा से अपने हलके की सिर्फ एक एमएनए नहीं है, बट हम सब अपोजिशन का एक मुत्तफिका लीडर है। और जब इलेक्शन हुए और इस इलेक्शन में पाकिस्तान के 12 करोड़ रजिस्टर वोटों में से 3 करोड़ वोट मिले, 6 करोड़ वोट पोल हुए, तो उसमें से 3 करोड़ वोट हमें मिले। आज महमूद खान एचएक्सज़ैद साहब उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं और खान साहब का आलम बरदार होगा इंशाअल्लाह ताला इस स्ट्रगल में। जनाब स्पीकर, मैं उम्मीद करता हूं कि एचएक्सज़ैद साहब के आने के बाद अपोजिशन इस ईवान में और जमहूरियत के लिए एक नए सफ़र का आगाज़ करेगा और इंशाअल्लाह ताला ये बेहतरी की तरफ जाएगा। जनाब स्पीकर, हम सबको मानना पड़ेगा, इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जब सुबह उठते हैं तो वो तज्ज़ियाकारों का सिर्फ तज्ज़िया नहीं पढ़ते, लेकिन वो डेली जो इनके मसाइल है उनसे दो चार है। हमें ये अफसोस तो रहेगा कि हमारा एक ईमान से जो ये सीट छीनी गई है उमर अयूब खान साहब का, उन्होंने जो किरदार अदा किया था इस ईमान में, 1.5 साल तक यहाँ रहा था, तो वो अपनी मिसाल आप है। हम उसके किरदार को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। जनाब स्पीकर, लोग मायूस होते जा रहे हैं, लोग यही समझ रहे हैं कि डेमोक्रेसी सिंग हो रही है, डेमोक्रेसी कमज़ोर हो रही है। ईवानों से लोग मायूस हो गए, इक़्तिदार वालों से मायूस हो रहे हैं, सियासतदानों से लोग मायूस हो रहे हैं। जनाब स्पीकर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज, और उसकी मायूसी की एक रीज़न है, वो पूरे दुनिया को देते हैं सोशल मीडिया का वक्त है। यूरोप अमेरिका को वो देखते हैं, हर साल एक नई तब्दीली आई हुई होती है, लेकिन हमारे यहाँ आज अवाम जितनी महंगाई आज है, आज से 5 साल पहले नहीं थी। आज जो दहशतगर्दी और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस मुल्क में आज है, आज से 5 साल पहले
जनाबी स्पीकर, जनाबी स्पीकर, जनाबी स्पीकर, जनाबी स्पीकर, ये ईमान जितना डिवाइड आज है कभी पहले नहीं था, ये इस तरह पुट कर लो। और कभी भी दुनिया की तारीख ये गवाह है कि डिवाइडेड हाउस कभी स्ट्रॉन्गर कौम को नहीं बना सकती। अगर हाउस डिवाइड हो तो स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं बन सकता। जनाब स्पीकर, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने रबड़ स्टैम्प बनाया इस ईवान को, आपने वो कानून साजी की जो मुतनाज़ रही। 2 सालों में आपने आज तक 71 कवानीन पास किए, किसी एक कानून पे उस पे कोई बहस नहीं हुई। जनाब स्पीकर, इसको हमने हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना है। अगर ख़त्म करना है तो डाइसेंट को आप नहीं एक्सेप्ट करते, उसको एक्सेप्ट करना होगा। वॉइसेस को खामोश नहीं करना होगा, डेसेंट मुखालिफ आवाज को रखना होगा। एक दौर था जो आपको कहा करते थे और हमें कहा करते थे कि आप सादिक और अमीन न हो। कभी यह कहा जाता था कि आप सादिक और अमीन न हो, लेकिन आज कहा जाता है कि आप वफादार और जाननिसार नहीं है। ये किसी के पास इख्तियार नहीं होना चाहिए कि कोई क्वेश्चन करे वफादार नहीं है। हम इस मुल्क के आईन और जमहूरियत के अलंबरदार है और वफादार है इस मुल्क के। जनाब स्पीकर, इस वक्त 64% पाकिस्तान की पॉपुलेशन 30 साल से कम लोगों पे मुश्तमिल है। इन लोगों ने 86% लोगों ने इस साल कहा कि हम ऑप्टिमिस्टिक है। उन ये कहते हैं कि इस ईवान की तरफ देखते हुए वो यही चाहते हैं कि इसमें सियासी कैदी रिहा हो, अपोजिशन को एक्सेप्ट करें, वॉइस को ना दबाएं। इस हकीकत को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला इसमें अचकज़ई साहब अपना रोल प्ले करेंगे। अचकज़ई साहब इंशाअल्लाह ताला इमरान अहमद खान नियाज़ी के लेगेसी को आगे लेके जाएंगे और मुल्क में हकीकी जमहूरियत इंशाअल्लाह ताला लेके आएंगे। मैं उसको नई ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनका तजर्बा जो ईमान में रहा है, जो कानून की बालादस्ती के लिए रहा है, वो इंशाअल्लाह ताला बरोकार लाएंगे। इस वक्त ये मुल्क, ये जमहूरियत जिस दलदल में है, इससे निकालने के लिए इंशाअल्लाह ताला वो अपना रोल प्ले करेंगे। इंशाअल्लाह ताला वो रोल प्ले करेंगे। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जी, महमूद खान अचकज़ई साहब, आप बोलना चाहेंगे आज? महमूद खान अचकज़ई साहब आज बात करेंगे तो मैं फ्लोर दूं, अगर वरना मैं एजन करूं हाउस। जी, महमूद खान अचकज़ई साहब। जी, महमूद खान अचकज़ई साहब। स्पीकर साहब, जी, डिप्टी स्पीकर साहब, अगर आपकी इजाज़त हो, नहीं, मैं चाहता हूँ कि मैं कल प्राइवेट मेंबर्स डे है, हम सिर्फ इसलिए कराची से भाग के आए, ये हाउस हमें प्यारा है। यह हाउस पाकिस्तान की वक़ार और इज़्ज़त का हाउस है। इस इज़्ज़त की खातिर, इसको एहतराम की खातिर इस हाउस ने फ़ैसला किया है। मुझे यहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ़ का लीडर चुना है, अलामा साहब का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। अगर आपकी इजाज़त हो, हम आए, आपको एहतराम पेश किया। कल प्राइवेट मेंबर डे हैं, कुछ साथी नहीं आए होंगे। आपको ये वादा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान सारे मुल्क के साथ ये वादा करती है। अगर ये हाउस, इस हाउस को आप मजबूत करना चाहें, जब भी आपने इस हाउस की मजबूती के लिए काम किया, हमारा आपको अनकंडीशनल सपोर्ट। इस हाउस के बगैर हम कुछ नहीं हैं। ये हाउस पाकिस्तान की पॉलिसियों का मरकज़ होना चाहिए। भले हुक्मरानी आपकी हो, होती है दुनिया में गलतियाँ,
बैठें, सोचें, अंग्रेज़ी में कहते हैं स्लीप ऑन इट। बस जो हुआ वो हुआ। एक दूसरे की तरफ अंगुदुश्मनी करने से, एक दूसरे की तरफ बुरा भला कहने से काम नहीं बनेगा। सारा खित्ता मुश्किल में है, ये मुल्क मुश्किल में है, वो सख्त बुरानों में मुब्तला है। हम किसी सूरत नहीं चाहते पाकिस्तान मुजाहिरों का, पाकिस्तान अवामी तहरीकों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये आपके पे मुश्तमिल है। मैं सिर्फ आज अगर इजाज़त हो मैं इसी पे बस करता हूँ। कल इंशाल्लाह प्राइवेट में डे होगी, बात होगी, सब हमारी तरफ से। कुरान करीम का हुक्म है, कुरान करीम में आयत मुबारक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताआवनु अलल बिर्रि व तक़वा वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। कुरान करीम अपने मानने वाले को हुक्म देता है कि जहाँ भी मुस्बत काम हो, जहाँ भी खैर का काम हो, जहाँ भी अवामी भला का काम हो, आपने उसे सपोर्ट करना है। आप जब भी अवाम की फलाह की बात करेंगे, हमारे वोट अपने आप शुमार कर दीजिए, हमारे वोट आपके साथ हैं हर वक्त। कोई कीमत नहीं। वला ताआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। अल्लाह पाक फरमाते हैं गुनाह के कामों में, दुश्मनी के कामों में किसी का साथ मत दो। आप इस लाइन पे चले, हम सब एक कश्ती के सवार हो जाएंगे, हम सब एक कश्ती के सवार हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये हाउस ताकत का सरचश्मा हो। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की दाखिला और खारिजा पॉलिसियाँ यहाँ से ओरिजिनेट करें। हम चाहते हैं, हम आपको लिख के देते हैं साईं, हम जानते हैं, एक दूसरे को जानते हैं कई सालों से, एक निस्फ सदी से। हम कोशिश करेंगे कि हम इस हाउस में भी, इस हाउस के बाहर भी वो बात न कहें जो अपनी माँ के सामने हम नहीं कह सकते, वो बात हम नहीं कह सकते जो अपनी बहन के सामने नहीं कह सकते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे भी, हमारे साथियों से भी, हमें उस चारदीवारी की इज़्ज़त करनी होगी जहाँ हमारे बहू बेटियाँ बैठी हैं। आए उसको बनाएं। मैं बाज़ बातें कल करूँगा, ये वो है, बाज़ लोग वो करते हैं, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। मेरे आपसे बिल्कुल वादा, आप मेरे कुलीग रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले मेरे साथी रहे हैं, मैं पीपल्स पार्टी का सख्त वक्त का साथी रहा हूँ, मैं मुस्लिम लीग का सख्त वक्त का साथी रहा हूँ। सारे जमीयत वाले बैठे हैं। हमारी सूबाई असम्बली की जब सीटें होती थी, हमारी सीनेट में जो सीटें होती थी, खुदा गवाह है, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर है, अल्लाह के ये नाम है। हमने इस मुख्तलिफ इलेक्शनों में ये वोट कभी आपको दिए, कभी अकबर बुख्शी के साथियों को दिए, कभी मुस्लिम लीग को दिए, कभी किसी को दिए। आज तक हमने किसी से एक पैसा नहीं लिया। हम बिकने वाले लोग नहीं हैं, हम बिकने वाले लोग नहीं हैं। हालांकि हम गरीब, खुदा गरीब न करे, लोग अरबपति होते हैं। हम ने मैं खुदा बुजुर्ग बरतर का इंतहाई मशकूर हूँ। 90 में हम आए थे, मैं रब्बिल आलमीन का मशकूर हूँ जिन अल्फाज के साथ मैंने हल्फ उठाया है, खुदा गवाह है, मैंने आज तक उसको नहीं तोड़ा है, उसको नहीं तोड़ा है। हर आदमी को, हर इदारे को, हर इंसान को वो हल्फ जो उठाते हैं, उसमें मैंने कल तकरीर की थी। मैं आपसे, लोग बुरा मानेंगे, कराची प्रेस क्लब में मैंने कहा था, साईं आज तक मैंने अपने बाप का हाथ नहीं छूमा, मैंने अपने बड़े भाई का हाथ नहीं छूमा, मैंने अपने किसी करीबी का हाथ नहीं छूमा। लेकिन इस हाउस की खातिर, इस हाउस की ताकत की खातिर, अवामी हुक्मरानी की खातिर, आपका आर्मी चीफ, हमारा आर्मी चीफ, आज वो अपनी हल्फ की ताबेदारी करे, आइन के दायरे में आके पाकिस्तान की फौजों की रहबरी करे, मैं उसका हाथ चूमूंगा। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान 25 करोड़ इंसानों का मुल्क, 25 करोड़ एटमी मुल्क, और हम फ़कीर। ये कहीं हुआ है कभी? मेहनती लोग,
नहीं है मुश्किल, बिस्मिल्लाह करें, नहीं है मुश्किल। जनाब बात ये है, यानी कहाँ से शुरू करूँ मैं? ये आपसे वादा, मैं महमूद था, अब मैं अपोजिशन से हम तनख्वाहें लेते हैं, हम बहुत वो करते हैं, बोलने दे लोगों को। हम किसी की तनख्वाहें लेते हैं? सीखेंगे लोग यहाँ, बोलें, बच्चियाँ बोलेंगी, हमारी बहनें बोलेंगे, हमारे भाई बोलेंगे, कुछ सीख जाएंगे। ये हेड मास्टरी का तरीका चुप, ये नहीं चलता। लोगों को बोलने दें। हमने ये गलतियाँ की, डिप्टी स्पीकर साहब, सब कॉन्टिनेंट तकसीम हुआ, दो हिस्से फौज उनके हिस्से में आई, हमसे ज़्यादा गुर्बत उनके हिस्से में आई, हमसे ज़्यादा फ़िरके उनके हिस्से में आए, हमसे ज़्यादा ज़ुबानें उनके हिस्से में आई, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट को मजबूत रखा। वो पता नहीं कहाँ चले गए, हम कहाँ हैं। अगर हमने यहाँ जमहूरियत को झलने दिया होता, बहुत सारे लोग जमहूरी अंदाज में पैदा होते। आज पाकिस्तान मुश्किल में है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे चैलेंज नहीं करता, आप रात को इस पर बैठ जाएं, ये सारे लोग हमें सुन रहे हैं, आप सुने, आराम से बैठें, गिने। आप पाकिस्तान में 15 ऐसे आदमी नहीं गिन सकते जिन पे हम ये भरोसा करें कि हम क्राइसिस में हमारी रहनुमाई कर सकेंगे। क्यों अपने लोगों के उसको बिगाड़ते हो? पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है, हमारी शाराएँ महफूज नहीं है, हमारी दरिया महफूज नहीं है, हमारी रास्ते महफूज नहीं है, सिंध रो रहा है, बलूच रो रहा है। मैं तमाम इख्तलाफात के बावजूद, ये मेरा ईमान है, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान का पुलिस सिस्टम, पाकिस्तान का क्या हो रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा कमज़ोर हो रहा है। जंग अज़ीम के बाद जो दुनिया ने क़वानीन बनाए थे वो बिगड़ रहे हैं। ताकत जिसके पास है, हमारे लोग वेनेज़ुएला पे परेशान है। मैं तफसील में नहीं जाता, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। हम कहते कुछ थे, करते कुछ थे। हमारे मुल्क के साथ ये वेनेज़ुएला से पहले हुआ। 2 हेलीकॉप्टर आए, उन्होंने हमारी सॉवरेनिटी के परखचे उड़ा दिए। सिर्फ 2 हेलीकॉप्टर। एटमी मुल्क, बेहतरीन फौज, 25 करोड़ इंसान, हम सब घरों में बैठे हुए थे। 2 हेलीकॉप्टर आए। चूंकि हम जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो मानते नहीं। नतीजा क्या हुआ? वेनेज़ुएला में तो फिर भी बड़ी फौज गई, फलाना गई। हमारी सॉवरेनिटी 2 हेलीकॉप्टरों ने बर्बाद की। आए, यहाँ टकराए, एक हेलीकॉप्टर को आग लगी, हम घर में दबके पीछे रहे। इस तरह नहीं होगा। लेट अस ट्रस्ट आवर पीपल। आए हम अपने उस पे, अफगानिस्तान, ईरान, हमारा खित्ता जनाब स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, हमारा खित्ता मुश्किल में है, सख्त मुश्किल में। बाज़ ताकतें चाहती हैं कि बाज़ ताकतों के साथ पंजा आजमाई करें। उनको मैदान जंग नहीं मिल रहा। वो यूरोप को ख़राब नहीं करना चाहते, वो अपने मुल्कों को ख़राब नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि मैदान जंग ये इलाका हो, और फिर यहाँ हम जंग शुरू कर देंगे खुदा न खास्ता। फिर हमें उस जंग को बंद करने का इख्तियार नहीं होगा। फिर दुनिया के मस्त सांड हमारे इस खित्ते को इसलिए वो करेंगे कि यहाँ दुनिया जहाँ की तमाम नियामतें पड़ी हैं। कुरान करीम में अल्लाह पाक ने जो नियामतें बयान की हैं, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान इससे पुर हैं।
कोई ऐसी चीज़ नहीं जो यहाँ ना हो। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? दहशतगर्दी की बात हो रही है। दहशतगर्दी क्या होती है? जब आप लोगों को दहशत ज़दा करते हैं, वो इकबाल गरीब उठ के खड़ा होता है, जी मैंने उस पर बोलना है, तिरा पे बोलने उसको कोई नहीं दिया जाता। यानी आप कहते हैं आपने स्वात में, वज़ीरिस्तान में, पता नहीं कहाँ पिछले 20 साल से हमने हज़ारों साल की आबादियों को घरों से निकाला। निकलो लड़खाना खाली करो, निकलो दादू खाली करो, निकलो शक्कर खाली करो। किस लिए? हमने दहशतगर्द ढूंढने हैं। बाबा दहशतगर्द तो आपको दादू का आदमी बताएगा, दहशतगर्द तो लड़खाना का आदमी बताएगा, दहशतगर्द तो नहीं। इस खामोशी को उनकी बेगैरती न समझे खुदा के लिए। ये बंदूक के धनी लोग हैं। खुदा के लिए आज भी फाटा पाकिस्तान को 1 लाख सिपाही देता है, 1 लाख सिपाही पैरामिलिट्री ट्रूप्स में, फौजों के अलावा। क्यों उनको इस हद तक पहुंचा रहे हो? सारे पश्तूनख्वा वतन में, इंडस के उस पार, सारे बाजवड़ से लेकर खैबर तक कत्ल किताल जारी है। रोज़ाना जिस मुल्क में 100 आदमी एक दूसरे को मारते हो, 80 आदमी एक दूसरे को मारते हो, कैसे चलेगा ये मुल्क? 100 आदमी दिन का, 3000 आदमी महीने का, 36,000 साल का, 36,000 आदमी हम एक दूसरे को मारते हैं। इसका आसान इलाज है, आसान इलाज है। साईं आप सिंध के रहने वाले, आप आज यहाँ इस हाउस में खड़े होके सिंधी भाई से कहे, सिंधी मानू आपके साहिल व वसाइल पे पहला इख्तियार आपके बच्चे का है। आप पश्तून वतन के लोगों से कहे कि आपके पहाड़ों पे, आपके मैदानों पे जो अल्लाह ने नेमतें पैदा की हैं, उस पे पहला आपके बच्चे का है। यही इस बात बलोच भाई से कहते हैं, यही बात पंजाबी से कहें, यही बात सराइकी से कहें। जनाब स्पीकर, जनाब डिप्टी स्पीकर, पाकिस्तान एक बेहतरीन गुलदस्ता बन जाएगा। क्या चाहता है आपसे? कोई कुछ नहीं चाहता। सिंधी मानू को ये खतरा है कि मेरी ज़ुबान खतरे में है, मेरी सूबे को तोड़ा जाएगा। पश्तून को वो खतरा है। यहाँ बैठ के हमने एक मिनट की उससे एजेंडे भी नहीं था, हमने फाटा को शामिल कर दिया। पाकिस्तान के आइन के 200 कितने आर्टिकल्स में से सिर्फ 3 आर्टिकल एप्लीकेबल थे, आपने शामिल कर दिया। वहाँ मोदी सियासी कारकुन है, वहाँ मोदी सियासी कारकुन है, उसने कश्मीर के जो रात थी वो आपसे छीन ली। कश्मीर आपके फाटा की गलत पॉलिसियों की वजह से हिंदुस्तान का मसला बन गया, उसका हिस्सा बन गया। अभी वो वक्त है, अभी वक्त है आए हम एक दूसरे से बात करें अफगानिस्तान के बारे में। कंदहार से लेकर चमन से लेकर खैबर पख्तूनख्वा तक अफगानिस्तान, ये सारे लोग बैठे हुए हैं। हमारे तकरीबन आने जाने के 8 रास्ते हैं। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहता हूँ, यानी आपकी गलत पॉलिसियों की वजह से, आपसे मेरे मुराद अफराद, अगर ये पॉलिसियाँ यहाँ बनती नुकसान नहीं होना था। हमारी गलत पॉलिसियों की वजह से आज आपका पंजाब का किसान आलू फेंक रहा है, आज खड़े फसलों पे वो ट्रैक्टर चला रहा है। अफगानिस्तान आपकी मंडी थी, अफगानिस्तान में चपली से लेकर, चपली बूट में जो पहनती, इससे लेकर वाहिद मुल्क था जहाँ करोड़ों की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। आपकी मंडी थी, उसको आपने बिगाड़ दिया। सारे पश्तून बलोच वतन को आपने रोज़गार किए। उससे ये आदमी नुस्खी के इससे पूछे क्या हो रहा है। अगर कोई पश्तून, ये मैं जिम्मेवारी पे से आपसे कहता हूँ, अगर कोई पश्तून, कोई सिंधी, कोई बलोच, कोई वो ड्रग ट्रैफिकिंग करता है,
असले की स्मगलिंग करता है, गोली मारो उसको। और अगर गरीब जाते हैं यहाँ से, यानी ये अफरीदी भाई बैठा हुआ है, 1 लाख आदमी खैबर से जलालाबाद तक जाते थे, रोज़ाना आते थे, सारे ख़ानदानों को खुद पालते थे। कंधार के शौक पे मंडी अफगानिस्तान पे चमन में 10,000 आदमी जाते थे, आते थे, यहाँ से एक चिन डालडा ले जाते थे, वहाँ से एक टायर ले आते थे, अपने घर के लिए 3,000 रुपये कमाते थे। यही हाल नौशकी का था, ये अफरीदी का था, शुमवारी का था, फलाना का था। पता नहीं अब क्यों धकेल रहे हैं उस बात को, अपने किसानों को। मैं खुदा बख्शे डॉक्टर नजीबुल्लाह के साथ बैठा हुआ था, मैंने चमचा उठाया, उसको देखा, उस पर लिखा हुआ था मेड इन पाकिस्तान। आपके चमचे वहाँ बिकते हैं, क्यों वो कर रहे हो? ये खित्ता मैं तजवीज़ करता हूँ आपके, मेरे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, जिम्मेवार आदमी है, शहबाज भाई नहीं है, मैं उससे कहता आप अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से रिक्वेस्ट करें कि हमारे ख़दशात हैं हमसायों से, बिलखसूस अफ़गानिस्तान से, अफ़गानिस्तान के हमारे इर्द गिर्द के हमसायों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस बनाएं, उसमें जिम्मेवारी या जिम्मेदार या ज़मानत सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर को दे दें। अमेरिका, चीन, जापान, फ्रांस, अंग्रेज़ और चीन, इन सब के बच्चे अफ़गानिस्तान में मरे हैं, वो दरमियान में बैठे। हम एक दूसरे, अफ़गानिस्तान से मेरी ये शिकायत है, आप सबूत देंगे इसके लिए। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, मशरिक़ वस्ता में बैलेंस ऑफ पावर उलट चुकी है। बैलेंस ऑफ पावर अमेरिका और इसराइल के हक में चली आई है। अब रही सही एक ताकत वहाँ ईरान रहा है, जो प्लीज़ ईरान वाहिद मुल्क है, जब ये पाबंदियाँ नहीं लगी थी, 6 या 12 या 13 उनकी करेंसी $1 के बराबर थी। पाबंदियों से अब $1 पता नहीं कितने हज़ार रियाल हो गया। पाबंदियाँ सिर्फ इसलिए कि मेरे रास्ते पर चलो, मेरे उस पर चलो। इन हालात में खित्ते को जंग से बचाने के लिए भी हमारी ज़रूरत है। पाकिस्तान इनिशिएट करे। हम वहाँ लगे हुए हैं फ़लस्तीन में, आज फिर अखबारों में आया है कि हमारी अफवाज जाएंगी वहाँ अब हमास से लड़ेंगे, वहाँ हमास को मारेंगे, वहाँ आप गैर मुसल्लह करेंगे। मैं तजवीज़ करता हूँ हमारी वज़ीरों को कि अगर आपके लिए मुश्किल है, इस मसले को यहाँ ले आएँ। ये पार्लियामेंट आपको ताकत दे देगी कि अपने अफवाज वहाँ मत भेजो, आपकी गुलखुलासी हो जाएगी। यानी हम कहाँ जा रहे हैं? यानी हम हर जगह दूसरों के कहने पे लोगों को मरवाएंगे? ऐसा नहीं है। इमरान खान, मैं मशकूर हूँ, मैं कल बोलने वाला था लेकिन आज शुरू हो गया। मैं मशकूर हूँ जनाब मोहतरम इमरान खान का, मैं मशकूर हूँ तारीख़ इंसाफ के इन अकाबरीन का जिन्होंने मुझे अपोजिशन लीडर बनाने का वोट दिया। मैं जनाब स्पीकर का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने 5 माह अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए, शायद उन पे भी कोई बोझ था, उनके भी कोई बोझ था, मैं उनके लिए भी वो करता हूँ कि अच्छा हुआ देर आयत दुरुस्त आयत, उसने ये मेहरबानी की। और जिस तरह मेरे दोस्त ने कहा 5 माह अपोजिशन लीडर, ये नहीं महमूद, अपोजिशन लीडर के बग़ैर ये हाउस चला, जो बहुत बुरी बात थी, जो बहुत बुरी बात थी। मैं स्पीकर साहब से आपसे कह रहा हूँ कि ये हाउस किस तरह आया है। इस हाउस को सही रिप्रेजेंटेटिव हाउस ये लोग बना रहे हैं, ये दे आर द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव जिन्होंने मुझे वोट दिया। बाकी मैं तफसील नहीं जानता। इनके वोट से इस हाउस की
थोड़ी बहुत इज़्ज़त बाकी है। बाकी जो कुछ हुआ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, शहबाज भाई भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, गलतियाँ होती हैं। आए खुदा के लिए अपने बच्चों के जज्बा हुर्रियत को ना कूटें। दूसरी जंग आज़िम के बाद जो दुनिया थी वो बिगड़ रही है, ताकत का कानून हो रहा है, जिसकी ताकत उसकी, जिसकी लाठी उसके बैंस के कवानीन हो रहे हैं। नए हालात के तहत हमने अपने आप को डालना है। हमने एक ऐसे जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील नौ करनी है। हम जिस आइन की दिफा के लिए लड़ रहे हैं उस आइन पे हमारे एतराज़ात थे। वो आइन पश्तून वतन को मुत्तहद नहीं रख रहा था। पश्तून वतन 3 टुकड़ों में मुनकसिम था। उस आइन में हमारे सेनेट में कोई खैरात नहीं थे। हम तो चाहते थे कि आपके वोट से, शहबाज के वोट से, मियाँ नवाज शरीफ के वोट से, खुर्शीद शाह के वोट से हम सेनेट को ताकतवर करते। हम सेनेट को वो इख्तियारात देते जो कौमी असम्बली के पास हैं, ताकि हम इस हाउस को हम ताकत का सरचश्मा बनाना चाहते। भले हम अब बादशाही आप करें, भले आप करें, आए बिस्मिल्लाह करें। कब किस वक्त किस उसके तहत इनका जिम्मेवार खुदा है, मैं हूँ। हम इस हाउस की मजबूती के लिए किसी हद तक जाने के लिए आपके साथ तैयार। दुख होता है ये जो अमेंडमेंट्स हुई, मैं तल्ख जुबान नहीं इस्तेमाल करूँगा, जो अमेंडमेंट्स हुई 26 ईस्वी की, काश ये अमेंडमेंट इस हाउस की ताकत के लिए इस्तेमाल होती, इस हाउस को मजबूती के लिए इस्तेमाल होती, ये ताकत का चश्मा बनता। पाकिस्तान अब भी बहुत बड़ा बेहतरीन मुल्क है। अब भी देर नहीं हुई, आए इस हाउस को ताकत का। क्या आसमान गिरेगा? मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आसमान गिरेगा अगर ये हाउस रेजोल्यूशन पास करे? कि ये हाउस रेजोल्यूशन पास करता है कि जिन बच्चों के खिलाफ केसेस हैं हमने सारे विड्रॉ कर दिए। क्या आसमान गिरेगा? क्या आसमान गिरेगा? अगर ये हाउस आपकी तरफ से, मेरे इन दोस्तों की तरफ से, साईं जखरानी की तरफ से एक रेजोल्यूशन पेश करे कि जो बड़ी उम्र की औरतें गरीब जेलों में बंद हैं, वी विड्रॉ देयर केसेस, वी रिलीज देम। आज अगर आप ये कह दें, आज अगर आप कह दें, क्या आसमान गिरेगा? क्या आसमान गिरेगा अगर ये हाउस ये कह दे कि इमरान खान इस मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है, गलती हुई है, वो जेल में है, ये हाउस यूनानिमसली फैसला करती है कि उसको निकाल दो, जेल से निकाल दो। ये सारा टेम्परेचर ख़त्म हो जाएगा, ये सारी बॉक्सिंग ख़त्म हो जाएगी। अगर वो नहीं हो सकता, कम से कम इमरान खान की मुलाकात पे पाबंदी फौरी ख़त्म होनी चाहिए, ताकि उसकी बहनें उससे मिलें, आप उससे मिलें, सरकारी लोग उससे मिलें, इनके ये यार इससे मिलें। हम किसी भी मुस्बत काम के लिए आपके साथ, महमूद बैसियत है वो आपके साथ कोऑपरेशन करेगा। ये आप मेरे दोस्त हैं, ये मुझे वोट दिया है। मैंने पहले भी कहा, बार बार कहने बुरी बात है, इस हाउस को लेजिटिमेसी थोड़ी बहुत जो दे रहे हैं वो ये लोग दे रहे हैं, ये निकला। ताकि तो माशाल्लाह मेरे दोस्त हैं, ना लड़े, आए बिस्मिल्लाह करें। जखरानी साहब, मुझे आज भी पीपल्स पार्टी अपनी पुरानी उस पर प्यारी है, बीबी की पार्टी है, जमहूरियत की पार्टी है। इसका स्लोगन था, जमहूरियत हमारी सियासत, सोशलिज्म हमारी मैशत, रोटी कपड़ा और मकान हमारा। बिस्मिल्लाह, इस एजेंडे के साथ आए, हम आपको 100% वोट सपोर्ट देंगे। मियाँ साहब यहाँ कहते थे, उनको सेहत नसीब करे, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। जब भी वो स्लोगन आएगा, जो भी करेगा, हम आपको वोट देंगे। एक जनाब स्पीकर, एक बात मैं करूँ, मुझे अपने वालों ने बड़ा तंग किया, प्रेस वालों ने, मैं किसी का नाम नहीं लेता। अखबार में आए थे, बातें आई थी कि महमूद ने रब्ता किया है नवाज शरीफ से और उसकी बुनियाद पे वो अपोजिशन लीडर बना है। मैं किसी का नाम नहीं लेता। कुरान करीम, मैं सूरत भूल रहा हूँ, शायद सूरत माइदा हो। कुरान करीम, डिप्टी स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहिए। कुरान करीम वाज़े
वो बड़े सख्त अल्फाज में कहता है कि अगर आपके पास कोई मुनाफिक, ये नहीं कहा कि कोई आदमी, चूंकि ये काम गलत है, कुरान करीम की आयत है कि अगर आपके पास कोई मुनाफिक कोई इतला ले आता है उसकी तहकीकात किया करो। ऐसा ना हो कि आप बेगुनाह लोगों के सर पे वो दौड़े। पता नहीं मेरे यार को किस बुजुर्ग ने ये बात बताई थी कि मैंने नवाज शरीफ से बात की है। साईं आप मुझे जानते हैं, जाकरानी मुझे जानता है, ये हमारे दोस्त तारिक फजल सारे मुझे जानते हैं। जनाब मैं उस मच्छी का नहीं बनाऊं कि अपने उर्दू के लिए किसी से रिक्वेस्ट करूंगा। खुदा की कसम अगर पाकिस्तान की आप मुझे प्रीमियरशिप दें मैं मांग के नहीं लूँगा। मेरा दोस्त है नवाज शरीफ, मेरा दोस्त है, बीबी नज़ीर मेरी दोस्ती, बिलावल मेरे बच्चों की तरह है। मैं ऐसा नहीं करता, मैं मियाँ साहब से कहूँ बिस्मिल्लाह आप स्पीकर साहब से कह दें मुझे अपोजिशन लीडर बनाए। मैंने मांगना होता पता नहीं मैं कब का। अब इस दफ़ा, पिछली दफ़ा जब मियाँ शरीफ यहाँ से हम इकट्ठे चले थे उस दरवाजे में मुझे कहा कि महमूद भाई मैंने ना नहीं सुननी। मैंने कहा कैसे नहीं सुनी, तुमने मुझे मेरी कैबिनेट में आना है। मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं बना नहीं वजारत के लिए, मैं इस बातों के लिए बना हूँ। ये मैं वो नहीं हूँ जिसको सुकरात कहता था, सोक्रेटिस या अफलातून कहता था कि वो गेट फ्लाई। मैं गेट फ्लाई नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ एक आदमी को गलती से रोकने के लिए पीछे से एक आवाज़ ज़रूरी है, बच। मैं बच वाला हूँ, मुल्ला लोग मुझसे ना लड़ें। आज हर बात से फिर फतवा निकल आता है। मेरा ईमान है अगर आदम अलैहिस्सलाम को जो गलती उसने की किसी ने पीछे से कह दिया होता कि बच, अल्लाह पाक ने इससे मना किया, ये कुछ नहीं होता। मैं वो आदमी हूँ जो पीछे से बच की आवाज़ निकालता है, आपके लिए भी दूसरों के लिए भी। ये हमारा हाउस है, ये हमारा हाउस है, ये है तो हम हैं। आए इस हाउस को ताकत का सरचश्मा बनाएं। आए हम एक दूसरे को हाथ दे के जो गलतियाँ हुई, ज़रूरी नहीं कि हम नाक रगड़ें एक दूसरे के ख़िलाफ़, नहीं, एक दूसरे को अंगुशनुमाई करने से काम नहीं बनेगा। आए खिते को बचाएं, आए अफगानिस्तान के साथ वो करें, पश्तून बलोच वतन के जो रास्ते हैं वो आप छोड़ दें आहिस्ता आहिस्ता। आज भी मैं इनके सामने मेरे वोटर हैं, उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। मैं आपको इखलाक से गिरी हुई बात कभी नहीं करूँगा, अलबत्ता आपके दफ्तरों में आपसे लड़ूंगा। बेनज़ीर को खुदा बख्शे मेरी बहन थी, मैं भाइयों की तरह उससे लड़ता था कि ये क्या कर रही हो बीबी, ये क्या हो रहा है। नवाज शरीफ से मैं लड़ता था, लेकिन होते हैं, हर एक दोस्त होते हैं, फलाना होता है। बहरहाल मैं मशकूर हूँ आपका भी, स्पीकर साहब का भी, पाकिस्तान के दोस्तों का भी, इन सब का भी जिन्होंने हमें वोट दिया, इनका भी मैं खुदा बुजुर्ग बरतर का शुक्रगुजार हूँ कि आज तक मैंने अपने हल्फ की वो नहीं की। मैं इनसे वादा, इमरान खान मुश्किल में है, जब तक वो मुश्किल में है, जब तक वो जेल से नहीं निकलता, जब तक वो यहाँ अपनी ख़ास सेल से अंदर दाखिल नहीं होता, मैं आपके मगज़खोरी करती रहूँगा, मैं आपके कान वो खुजलाता रहूँगा। सूनर द बेटर, सुन बिस्मिल्लाह करें, कुछ करें। शहबाज ये कर सकता है, मेरे जो बेचे ये कर सकते हैं, कुछ तो करें। मुज़ाकरात किस बात पे? मुज़ाकरात इस टेंशन को ख़त्म करने के लिए। टेंशन क्या है? टेंशन यही है 8 अक्टूबर फरवरी को जो कुछ हुआ, भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उसने पाकिस्तान का टेम्परेचर आसमानों तक पहुंचा दिया। उसको कम करने के लिए बटन आपके पास है। अगर आप थोड़ा सा प्रेशर कम करेंगे तो मुज़ाकरात के रास्ते खुलेंगे। अल्लामा साहब सीनेट में अपोजिशन लीडर हो जाएंगे। मैं यहाँ हूँ, जब भी इस मुल्क में आवाम की हुक्मरानी के लिए आपको अपोजिशन के मेंबरान की ताकत ज़रूरी है कि मैं वादा करता हूँ, अल्लामा साहब भी वादा करते हैं, हम आपके साथ मुस्बत कामों में मुकम्मल ताउन करेंगे। मनफी कामों में हमें माफ़ रखिएगा। खुदा आपको इज़्ज़त साईं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। ये तलाल साहब, चौधरी तलाल साहब, आप मांग रहे थे टाइम, या तारिक फजल चौधरी साहब?
जी ये सेल्फ एक्सप्लेनेशन पे नाम लिया गया है तारिक फजल चौधरी साहब। एजाज जकरानी साहब बोलना चाह रहे हैं। एजाज जकरानी साहब। थैंक यू मिस्टर स्पीकर। मिस्टर स्पीकर, सबसे पहले आज लीडर ऑफ अपोजिशन ने जो तकरीर की और आज जो वो नोटिफाई भी हुए एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके साथ साथ उन्होंने एक नहीं दो तीन दफ़ा ये बात की कि ये लेजिटिमेट मेंबर्स हैं और इनकी वजह से, सर मैं उनको बताना चाहते हैं हम लोग भी लेजिटिमेट मेंबर हैं, हम भी वोट लेके आए, हम जीत के आए हैं। तो ये सिर्फ कह देना कि वहाँ के लोग लेजिटिमेट हैं, चकजी साहब माफ़ी के साथ, हम सब लोग पॉलिटिकल लोग हैं, हम इलेक्शन के प्रोसेस से गुजर के आते हैं। मैं आपके साथ 2002 में भी मेंबर था इस हाउस का और कई बार आपके साथ मेंबर रहा हूँ और मेरी पार्टी के कई मेंबर्स हैं जो कई बार यहाँ जीत के और लेजिटिमेट मेंबर हैं। दूसरा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस डेमोक्रेसी के लिए जितनी कुर्बानियाँ दी वो भी आपको यहाँ कहनी चाहिए थे। आज अगर इस मुल्क में जितनी भी जमहूरियत है उसमें सबसे ज़्यादा अगर क्रेडिट जाता है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तवील जंग करके यहाँ पहुँची है और यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी था, उसने उस वक्त ये नारा लगाया था जब मुल्क टूटने के करीब आ चुका था, जब मोहतरमा को शहीद कर दिया गया था और ये पूरा पाकिस्तान रो रहा था और पूरा पाकिस्तान जल रहा था। वो टाइम था, अगर उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कुछ और करती तो शायद ये मुल्क आज नहीं होता जो आज ये मुल्क है। तो ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तवील कुर्बानियाँ दी है और जिसकी वजह से ये हुकूमत या जिसकी वजह से ये जमहूरियत चल रही है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बातें आपने कही हैं अच्छी बातें कही हैं, ये बातें काश यहाँ बैठ के इस साइड पे जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे वो ये बातें करते, उस वक्त बहुत अच्छी बात होती। हमारे उस वक्त के हमारे बिलावल साहब ने उठ के उनको ऑफ़र दी थी कि हम आपका हर अच्छे काम में साथ देने के लिए तैयार थे, लेकिन उनको उस वक्त बात समझ में नहीं आई। आज उसको बात समझ में आई और आज उनको ये बात भी समझ में आई कि लीडर ऑफ अपोजिशन महमूद खान अचकज़ई को बनाना चाहिए क्योंकि उसके पार्टी में कोई अहल नहीं है जो लीडर ऑफ अपोजिशन बन सके। उनको ये बात समझ में आई है तो अच्छी बात है, मैं तो खुश हूँ उनको ये बात समझ में आई है। तो मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जमहूरी अमल के लिए पहले भी कह चुके हैं, आज भी कह रहे हैं, हर जमहूरी अमल के लिए अगर आप लोग हमारा साथ देंगे, आप बैठेंगे, आप डायलॉग की बात करेंगे, हम डायलॉग करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम याद होगा कि जब इलेक्शन के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने सबसे पहले ऑफर आपको दी थी, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी आप हैं, आप हुकूमत बनाएं। हमने आपसे ये बात कही थी, लेकिन उस वक्त आप लोग नहीं माने। आप कह रहे थे कि हम चोरों से डाकुओं से बात नहीं करेंगे। तो सियासत में चोर डाकुओं से, सियासत में सर ऐसी बातें नहीं होती। सियासत में हर चीज़ पे बात की जाती है। अब ये टाइम आ गया है, आप ऑफर दे रहे हैं, ये ऑफर हम आपको 5 साल पहले दे चुके थे, हम उस वक्त दे चुके थे। हम आपको ये ऑफर 2024 के इलेक्शन से पहले भी दे चुके थे कि सबसे बड़ी पार्टी आप हैं, आप हुकूमत बनाएं। हम अभी भी ये अपने पार्टी के बिहाफ पे ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी जमहूरी अमल में अगर आप चाहते हैं कि हम मिल के बैठे, हम मिलने के लिए तैयार हैं। हमने तो कुर्बानियाँ दी है इस जमहूरियत के खातिर, हम कहाँ भागेंगे इस डायलॉग से। हम तो बिलीव ही डायलॉग पे करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पूरी सियासत अगर देखें वो इसी पे होती है कि उनकी देखें या जरदारी साहब की सियासत देखें, हम तो इसी बात पे कहते हैं कि अब नंबर 1 बात है डायलॉग हो, डायलॉग के बाद डिटरेंस आता है या डेवलपमेंट जो भी आती है वो बाद में आती है, सबसे पहले डायलॉग आता है। तो हम अभी भी ये कहते हैं कि अगर आप अच्छे पॉजिटिव चीज़ों पे बात करेंगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह ताला जो भी जमहूरियत के लिए बेहतरी होगी, मुल्क के लिए बेहतर होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह सबसे आगे होगी, पीछे नहीं होगी। थैंक यू जी। तारिक फजल चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं सबसे पहले महमूद खान अचकज़ई साहब को लीडर ऑफ़ द अपोजिशन मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ
और उसके बाद जिन ख्यालात का उन्होंने इजहार किया उसके हवाले से मैं मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँगा कि उन्होंने इस ऐवान की बालादस्ती की बात की, इस ऐवान की मजबूती की बात की। वो ख़ुद एक इंतहाई ज़ीरक सियासतदान है और उनका बड़ी लंबी उम्र जो है वो सियासी मैदान में गुजरी है। ये वो ख्यालात है मैं समझता हूँ कि जिनकी आज पाकिस्तान को ज़रूरत है। हम भी जब यहाँ खड़े होकर बात करते हैं तो हम सबसे पहले शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं और पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की बात करते हैं। जनाब मियां नवाज शरीफ साहब की शक्ल में हो, शहबाज शरीफ साहब की शक्ल में हो या हमारी CM इस वक्त पंजाब की हैं, वो एक इंतहाई ज़ीरक और एक इंतहाई तजर्बाकार पाकिस्तान का सियासी घराना है और सियासी शख्सियात हैं। हमारी क्रेडिट में पाकिस्तान के वो प्रोजेक्ट हैं, पाकिस्तान की तरक्की के वो प्रोजेक्ट हैं जो तारीख़ का हिस्सा है। मैं उन्हें इस वक्त मौका नहीं है कि मैं उन्हें दोहराऊँ, लेकिन मैंने ये ज़िक्र इसलिए किया कि पाकिस्तान के मसाइल को हल करना, पाकिस्तान में इस वक्त जो टेंशन है, पाकिस्तान में जो इस वक्त एक पॉलिटिकल प्रोलिफरेशन है और आपस में एक तकसीम है जो आपको नज़र आ रही है, उसे दूर करना, ये हमारी भी अव्वलीन तरजीहात में से है। जहाँ आज महमूद खान अचकज़ई साहब बैठे हैं, यहाँ जनाब शहबाज शरीफ साहब बैठा करते थे, जब ये मेरे सामने जो सीट है यहाँ इमरान खान बैठते थे, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो तकरीबन 4 साल का अरसा गुजरा है। आज महमूद खान अचकज़ई साहब जब आए हैं तो यहाँ गवर्नमेंट बेंचेस की तरफ से कितने लोगों ने जाके मेरे समेत उन्हें मुबारकबाद जाके उनकी कुर्सी पे दी है। मेरा नहीं ख्याल कि बतौर प्राइम मिनिस्टर एक दफ़ा भी इमरान खान ने जाके लीडर ऑफ अपोजिशन को भी हाथ मिलाया हो। ये वो कल्चर है जिसको आज ख़त्म करने की ज़रूरत है। अभी मुज़ाकरात की बात आपने की तो मैं अर्ज़ करूँ कि इसी कुर्सी पे जनाब असद कैसर साहब बैठे हैं, बैरिस्टर गौर साहब बैठे हैं, इसी चेयर पे जाके प्राइम मिनिस्टर साहब ने आपको मुज़ाकरात की दावत दी, आपसे हाथ मिलाया, खैरियत दरियाफ़्त की और हम साथ थे। उन्होंने कहा कि हमें बैठना है और बैठने की ज़रूरत है क्योंकि तमाम मसाइल का जो हल है वो बैठ के एक दूसरे से बातचीत के ज़रिए ही आगे निकल सकता है। तो मैं लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन को ये गुजारिश करूँगा कि चाहे वो मसला या मसाइल हों बलूचिस्तान के, उस हवाले से भी हमारी गवर्नमेंट की फर्म कमिटमेंट है। बलूचिस्तान का अमन हमारी तरजीह है, बलूचिस्तान को जो वसाइल दरकार हैं वो मुहैया करने, ये हमारी अव्वलीन तरजीह है। और उसके साथ अगर KP में टेररिज्म की बात होती है और KP में आज दरअंदाजी की बात हो रही है और उसके वाज़ेह सबूत मौजूद हैं, तो उसमें भी हमें मिल के काम करने की ज़रूरत है। मैं आज सेनेट में भी बात कर रहा था, ये जो दोहरा रवैया है, एक तरफ आप कहें कि हम दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हैं और हम जो दहशतगर्दी या दरअंदाजी हो रही है उसके भी ख़िलाफ़ हैं, लेकिन हम ऑपरेशन के भी ख़िलाफ़ हैं। तो ज़ाहिर है दहशतगर्दों का ख़ात्मा हमने मुज़ाकरात की शक्ल में तो देख लिया। हमने तुर्किया में मुज़ाकरात किए, इस्तांबुल में किए। मैं ज़िमनन थोड़ी बात इसलिए कर रहा हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल क्लियर हैं। हम दहशतगर्दी का ख़ात्मा इंशाअल्लाह हर सूरत में करेंगे और आपको भी उन ख़ानदानों के साथ खड़े होने की ज़रूरत होगी और ज़रूरत है जिनके बच्चे आज अपने वतन पे अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, अपने बच्चों को यतीम कर रहे हैं, पाकिस्तान के दीगर बच्चों को यतीम होने से बचाने के लिए। ये बड़ी क्लियर कट वाज़े पॉलिसी देनी पड़ेगी और उस पॉलिसी के तहत ये काम करना पड़ेगा। और उसके साथ जो मुज़ाकरात की बात मैंने की, तो मैं आपको अपनी गवर्नमेंट की तरफ से, अपने प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एश्योर करता हूँ कि हम मुज़ाकरात के लिए और संजीदा मुज़ाकरात के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और उसके लिए आप जो हमारे स्पीकर हैं उनके चैम्बर से इब्तदा करें, आप कोई फोरम रखें और सियासत को सियासी मैदान में सियासी अंदाज से होना चाहिए। हम जब सियासत के नाम के ऊपर एक दूसरों के पे कीचड़ उछालने की बात करते हैं तो उसके बाद ऐसा माहौल बन जाता है, फिर हम कहते हैं जनाब कि पॉलिटिकल स्पेस कम हो गई है। जनाब स्पीकर, पॉलिटिकल स्पेस पाकिस्तान में सियासी जमातों ने अपने सियासी रवैयों की वजह से ख़ुद ख़त्म की है। आज हम किसी को गिला नहीं कर सकते कि फ़लाँ ने पॉलिटिकल स्पेस क्यों काबू कर ली है। उसके लिए हमें अपने रवैये देखने की ज़रूरत है। हम सियासत के नाम के ऊपर रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ बनाते हैं। हम सियासी जमातें तो आपस में पंजा आजमाई और रसाकशी जितनी मर्ज़ी कर लें, लेकिन आप जब इस सियासत पे और अपोजिशन के नाम के ऊपर ऐसी ट्वीट्स और ऐसा बयानियाँ बनाते हैं कि आपकी अपनी पार्टी के लोग उसको डिफेंड नहीं कर पाते, इन रवैयों को दुरुस्त करने की ज़रूरत होगी। हम अपनी तरफ से इंशाअल्लाह बिल्कुल वाज़ेह हैं और पाकिस्तान के मसाइल को हल करना, पाकिस्तान में अमन लेके आना, पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करना, जो इक़दामात हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। और आपने जो आज बात की कि हम हर उस खैर के काम पे जो इस फोरम से होगा हम साथ देंगे, मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा असम्बली में अपोजिशन की तरफ से एक पहला जो है वो खैर सगाली का, पाकिस्तान की
तरक्की के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने का एक जज्बा है, एक सोच है, और हम उसे कदर की निगाह से देखते हैं। और इंशाअल्लाह ताला हम यकीन दिलाते हैं कि इस ऐवान को भी इसकी मजबूती, इसकी किरदार और पॉलिटिकल जो पाकिस्तान में फोर्सेस और क़यादत हैं उनका रोल इंशाअल्लाह बेहतर होगा और आपका उसमें ताउन रहा तो खैर की खबरें आएंगी। बहुत शुक्रिया सर। To meet again. The House is adjourned to meet again on Tuesday, the 20th January 2026 at 11 a.m.